Okay, before starting this session, मैंने आप सब तमाम लोगों से जो listeners हैं उनसे request करनी है, if they have any question, they can use the hashtag AskPTI और वो अपना question पूछ सकते हैं. तो हमारी team के जो लोग हैं उन questions को देखते रहेंगे और वो आगे यहाँ से पूछ भी देंगे. Now we start this session officially. हमें join किया है इमरान अमीन साहब ने, जो कि CEO है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. अच्छा, इस प्रोजेक्ट का मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों हुई और क्या वजह बनी. बिकॉज जिस तरह कि आप जानते हैं, जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं स्पेशली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 प्रोजेक्ट का ऐलान किया. एक तो ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेकेंडली जो था कराची बंगल आइलैंड के हवाले से, जो कि फिलहाल तातुल का शिकार है ड्यू टू सम रिजर्वेशन ऑफ सिंध गवर्नमेंट. बट एनीवेज ये प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट किया. इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये था बिकॉज लाहौर जो एक बहुत क्लीन एंड ग्रीन किस्म का शहर था, जिस तरीके से वहाँ पे अनप्लान्ड हाउसिंग सोसाइटीज आई, जिस तरह लाहौर फैलता गया, और जिस तरह वहाँ पे वाटर पोल्यूशन और रावी जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त दरिया था कि ज़माने में, वो अब सीवरेज का एक तरह से जिसे कहते हैं नाला सा बना हुआ है. और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लाहौर में, स्पेशली वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल के बहुत सारे इश्यूज आए. खैर उन्हीं तमाम इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आज हमने दावत दी है इमरान अमीन साहब को, जो कि CEO हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी सर, थोड़ा सा आप प्लीज बताइए इस प्रोजेक्ट के हवाले से. थैंक यू. जी, रावी जो सिटी है, इस सिटी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, ये स्टार्ट हुआ था जब सेवरल स्टडीज हुई थी लाहौर के बारे में. एक जायका की स्टडी हुई थी जो ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी थी, और जिन्होंने ये असेस किया था कि लाहौर के ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे. उसके ऊपर रिकमेंडेशंस यही आई थी कि जो लाहौर है, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस और नहीं बढ़ाना चाहिए, और हमें एक नया अर्बन सेंटर बनाना चाहिए साथ में, जो कि हमेशा होता है जब भी सिटीज फैलते हैं तो आपको नए अर्बन सेंटर्स, नए शहरों की जरूरत होती है. तो उसके साथ एक ट्विन सिटी की कॉन्सेप्ट पर, और बिकॉज वो एक सक्सेसफुल मॉडल हम कर चुके हैं पाकिस्तान में, अगर इस्लामाबाद ना होता तो आप सोच सकते हैं कि रावलपिंडी किस हद तक फैल जाता और किस तरह अनप्लान्ड फैल जाता. तो नए अर्बन सेंटर्स, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट उधर से स्टार्ट हुआ था. फिर उसके बाद और काफ़ी स्टडीज होती गई, इन्वायरमेंटल स्टडीज. हर एक स्टडी ने यही प्रपोज किया था कि आप रीमास्टर प्लानिंग करें अपने सिटीज़ के, स्पेशली लाहौर के, और उसके साथ एक नया अर्बन सेंटर बनाएं जो कि आपके पॉपुलेशन, ग्रीन कवर और इनको कंट्रोल करे, रादर देन लाहौर को ही एक्सपैंड करना और उस पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस डालना, स्पेशली अनप्लान्ड, वो फ़ायदा नहीं देगा. तो ये इसका बैकग्राउंड है रावी सिटी का. जैसे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर 2013-2014 में इसके ऊपर काफ़ी स्टडी हुई इसकी लैंड यूज प्लान के ऊपर, और उसके बाद इस हुकूमत ने इसको अमली जामा पहनाना शुरू किया और इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, जो कि एक सिटी है, जो कि हम सिटी बनाने जा रहे हैं. तो ये एक मुख्तसर सा ब्रीफ है. जो क्वेश्चंस होंगे इसमें फिर मैं डिटेल आंसर्स कर दूंगा. अच्छा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है, लोग ये समझना चाह रहे हैं क्या ये यहाँ पे कोई नई हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही है, या क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इस पे अगर थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें. जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया, आपको मैं लिंक कर रहा हूँ इसी थॉट प्रोसेस के साथ. हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की कि वो अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो प्लान करे, वो आवाम के लिए बनाए. उसके साथ साथ मास्टर प्लानिंग में करे शहरों के, जिसमें ग्रीन जोन्स और ब्राउन जोन्स आइडेंटिफाइड हों. अच्छा, लाहौर में मैं लाहौर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वो साथ है तो आसानी से रिलेट कर पाएंगे हमारे जो लिसनर्स हैं. लाहौर में आपका फॉरेस्ट कवर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1% रह गया है, और उसकी प्राइमरीली रीज़न यही था कि जितना भी आप एक्सपैंड करते हैं विदाउट प्लानिंग, जैसे अगर आप सोसाइटीज़ बनाते जा रहे हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या कंट्रोल, चाहे वो TMA हो, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, बिकॉज वो प्लान हुआ ही नहीं होता शहर उतनी आबादी के लिए, तो आपको हमेशा ये प्रॉब्लम्स आती हैं. नया शहर जो है उसको बनाने का मकसद एक हाउसिंग सोसाइटी कभी भी नहीं है और ना कभी होगा. जैसे हमारा इंशाल्लाह भी मास्टर प्लान भी वेबसाइट पे है, कोई भी उसको विजिट कर सकता है. उस पे हमने डिफरेंट जोन्स दिए हुए हैं,
ऑल्दो अभी हमने मास्टर प्लान में ये किया कि अभी जो सारे नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं वो हमने इस सिटी का हिस्सा बनाए। तो इसमें आपके लो कॉस्ट हाउसिंग भी है, इसमें आपके एजुकेशन सेंटर्स हैं, इसमें आपके टेक्नोलॉजी हब्स हैं, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इसमें इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और सारे के सारे प्लान्ड है। तो प्लान्ड का मतलब ये है कि अगर ये शहर जो स्टडीज के मुताबिक हम एक 8 से 10 मिलियन रेजिडेंट्स के लिए बना रहे हैं तो उसमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने स्कूल चाहिए, कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितनी हमारी यहाँ पे फोर्स होगी, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, रोड की साइजेस क्या होने चाहिए, ब्रिजेस कितना होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये सारी की स्टडीज हो चुकी है। तो ये क्लैरिटी एब्सोल्युटली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम शहर बना रहे हैं ये एक हाउसिंग स्कीम नहीं है, ये एक शहर होगा। हुकूमत और गवर्नमेंट रूडा अथॉरिटी के थ्रू यहाँ का लैंड यूज प्लान बनाएगी और लैंड यूज प्लान जो है उसके मुताबिक यहाँ पे ग्रीन और ब्राउन जोन आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अब आप देखिए पॉपुलेशन को जो फैक्टर है उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी बिकॉज एक तरफ से लाहौर स्टॉप हो गया तो यहाँ पे अब पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई है। 2010 से अगर आप चलें और टाइम स्केल पे GIS में अगर आप देखें तो यहाँ पे 27% आबादी ऑलरेडी आ गई है और अगर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक हमने इसको प्लान नहीं किया तो ये नेक्स्ट लाहौर बन जाएगा आपके साथ दूसरा, ऑल्दो एक अनप्लान्ड बन जाएगा। तो जो हम बना रहे हैं वो लैंड यूज प्लान बना रहे हैं, इसमें हम एक पूरा शहर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जिसमें फिर डिफरेंट लोग, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस, स्कीम्स आके अप्रूवल करवाएंगे और प्रॉपर प्लान्ड शहर और अर्बन रेगुलेशंस के थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी। अच्छा, इस पे अक्सर जो हमने बहुत ज़्यादा बहस देखी है, कई जो अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स कहते हैं वो कह रहे हैं कि इससे लाहौर की जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाएगी, तो उस बारे में काइंडली अगर आप एक्सप्लेन कर लें। एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है। मैं नॉट जस्ट एज अ CEO ऑफ एन अथॉरिटी बट एज अ सिटीजन और एज अ पर्सन भी इसको कंप्लीटली इंडोर्स करता हूँ और विद दीज एग्जांपल्स। रावी जो है वो स्लज कैरियर बन गया है। रावी में अभी एक रिसेंटली एक स्टडीज और भी हुई थी और अभी एक रिसर्च में देख रहा था DWO पे कि वहाँ का पानी इतना एसिडिक हो गया है कि वहाँ पे जो कश्तियाँ चल रही होती हैं वो नीचे से उस एसिडिक पानी की वजह से वो खराब हो रही होती हैं। ये अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट उसकी पढ़ी और उसका वजह ये है कि हम सारा वेस्ट उसमें फेंक रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जंगल हमारे पास फॉर इंस्टेंस अब रूडा के एरिया में, मैं लाहौर के एरिया में नहीं अपनी रूडा के एरिया में बताऊंगा, 3 हमारे पास जंगल हैं जिनका टोटल रकबा है तकरीबन 18 से 20 हजार कनाल। अब इन जंगलों पे जब 18 से 20 हजार कनाल इनिशियली पता चला मुझे तो वो मैं इसी पे सोच रहा था कि अगर हमारे पास इतने जंगल है तो फिर स्मोक की सिचुएशन क्यों हो रही है। जब हमें उन जंगलों का कंट्रोल दिया तो पहले जंगल जिसमें हम गए रक छोक में, वहां पे सिर्फ टोटल जो एरिया था उसका सिर्फ 10% उसमें ट्रीज लगे हुए थे एंड दैट आल्सो इंडिजिनस कोई भी नहीं था उसमें, ट्री इक्लिप्टस सिर्फ लगाया हुआ था। वो हमने दोबारा प्लांट करना शुरू किया और उस जंगल को कि उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया कि इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती और इसको हम सारा का सारा जो है इस जंगल को दोबारा रिवाइव करेंगे। इस तरह इंशाल्लाह 2 और जंगल है हमारे साथ, उनको भी दोबारा रिवाइव करेंगे। जो दरिया में आपका पानी अभी वेस्ट बन गया है इसके लिए हमने 7 ट्रीटमेंट प्लांट्स हमने प्लान किए हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है लाहौर वासा के साथ भी, उन्होंने अपने साइट में भी 3 प्लान किए हैं। उसकी वजह से ये फायदा हो जाएगा कि जो वेस्ट इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक जो दरिया में गिर रहा है वो सारा ट्रीटेड गिरेगा। एक तो ये इससे दोबारा रिवाइव होना शुरू हो जाएगा बिकॉज इस वक्त आपकी रिवर की कोई इकोलॉजी नहीं है। ये बहस करना कि जी हमारी इकोलॉजी खराब हो रही है, अगर आप जितने भी लाहौर वाले हैं जाके देख लें अभी रावी में कौन सी इकोलॉजी रह गई है, उसमें तो कोई इकोलॉजी उसके साथ नहीं है। नंबर 2 इसका फ्लड मिटिगेशन मेजर नहीं है, उसके फ्लड मिटिगेशन मेजर हम कर रहे हैं, उसमें हम बैंक्स के थ्रू बिल्कुल उसको 5,86,000 क्यूसी का फ्लड वो कंट्रोल कर सकेंगे। तो वेस्ट वाटर जब हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, साथ में जो क्लीनिंग कर रहे हैं दरिया की और उसके साथ 3 बिराजेस बना रहे हैं, वो बिराजेस बनाने का रीजन ही यही है कि हम वहां पे जो वाटर आए क्लीन और उसको उधर कंजर्व कर सकें। कंजर्वेशन की वजह से जब ये बिराज बनेगा डैम की तरह तो उसमें जो सीपेज होती है उससे अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उसमें किस तरह इन्वायरमेंटल के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, ये तो सारे एक्शंस हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इस प्रोजेक्ट को हम अगर पाकिस्तान का पहला ग्रीन और स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है तो इंशाल्लाह इसके इंटरनेशनल ऑडिट भी हम करवाएंगे और इसकी जो सारी स्टडीज हैं वो हमने सारी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड करवाई हुई है और उसको भी हमने भी कंसल्टेंट जो एंगेज किए हैं वो भी उसको देख रहे हैं कि हम एक एक एस्पेक्ट को इसमें ला रहे हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मॉनसून तक हमारा रक छोक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जो कि पूरा नेशनल पार्क होगा
اور اس میں ہم پریویسلی کیسا وہ تھا اور ابھی اس کے کیسا وزٹ کروائیں گے, اور آپ خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں بیکاز دیٹس اوپن ٹو پبلک دین انشاءاللہ آفٹر مانسون. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا چینجز آ گئی ہیں اور اس سے ویدر کو کیا چینجز ہوتی ہے. تو ابھی کرنٹلی جو آپ کے سارے ایشوز ہیں اسموک کے اور وہ اگر آپ اس شہر کو نہیں بناتے, چاہے یہ گورنمنٹ بنائے نہ بنا سکے, اتھارٹی نہ رہے, آپ ایک دوسرا لاہور ڈیولپ کر رہے ہیں اس سائٹ پر, یہ آٹومیٹکلی 4-5 ایئرز میں کوئی ایگریکلچر لینڈ نہیں رہے گی. تو یہ کہنا کہ زرعی زمین لی جا رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, بیکاز یہ زرعی زمین تو آلریڈی آپ لاہور میں ضائع کر چکے ہیں, اس طرف بھی ضائع کر رہے ہیں, ہم اس کو صرف لینڈ یوز پلان کے تھرو پلان کر رہے ہیں. جی اچھا, اگر یہ اتنا بہترین پلاننگ اس کی ہوئی تھی تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف جو ڈیسیژن دیا تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بیسس پہ ہوا کہ آپ لوگوں نے اس کی پلاننگ نہیں کی ہوئی, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ٹیکنیکل فورم تھا جنہوں نے کوئی اسٹڈیز دیکھی, ایسا کوئی ٹیکنیکل فورم اویلیبل نہیں تھا انفارچونیٹلی کہ جنہوں نے اس پروجیکٹ کی ایویلویشن دیکھی یا اس پروجیکٹ کی بینیفٹس دیکھے. ود آل اگین مائی ریسپیکٹ ٹو آر لرنڈ کورٹس, بیکاز اسی لیے ہم نے پھر اس کو چیلنج کیا. جب بھی شہر کا ماسٹر پلان بنتا ہے تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ دن صبح اٹھیں اور آپ یہ سوچیں کہ ادھر میں نے شہر بنانا ہے اور آپ ایک نقشہ بنا دیں اور اس کے اوپر آپ سٹارٹ ہو جائیں, تو اس طرح کبھی نہیں ہوتا. ہم یہ جو سٹڈیز ہیں ہمارے پاس آفس میں اویلیبل ہیں. تو دوسرا میں یہ پروپوز کر رہا ہوں کہ کسی ٹائم بھی آپ ہمارے آفس آ کر پلیز اس سٹڈیز کے ایک بار ضرور دیکھیے گا, بیکاز بہت زیادہ والیومز ہیں, ان کو ہم آن لائن یا اس پہ رکھ نہیں سکتے, اس میں ہر ایک ایسپیکٹ کو میں نے دیکھا ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کس طرح سٹڈیز سے شہر بنتا ہے. جو ماسٹر پلان ہے وہ بہت ایک لیسٹ کا ڈاکومنٹ ہے جو اس سیریز میں آتا ہے جب آپ ایک شہر پلان کر رہے ہوتے ہیں. شہر پلان کرنے کے لیے جب ہم یہ راوی سٹی پلان کر رہے تھے تو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کی سٹڈیز پہلے کروائیں. آپ ایگزسٹنگ شہر کی جو آپ کے لاہور ہے, بیکاز آپ کا اسٹریس اسی پہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر اسٹریس دیکھا جائے, تو آپ اس کی ٹرانسپورٹیشن اسٹڈی کرواتے ہیں, آپ اس کی اربن اکنامکس کی اسٹڈی کرواتے ہیں, آپ پھر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں پروونس کے ساتھ اور پھر پاکستان کے ساتھ اربن اکنامکس اسپیسیفکلی جو اسٹڈی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ اس کی فائنینشیل ماڈلنگ, اس کی ہائیڈرولوجی, اس کی ہائیڈرولکس, اس کے بعد اس کی ایکولوجی اسٹڈی, انوائرمنٹل اسٹڈی, مارکیٹنگ اسٹڈیز, لینڈ یوز پلاننگ. اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یہ ساری اسٹڈیز کرنے کے بعد کہ پاپولیشن کے ڈیمانڈ کے مطابق کتنا ایریا ہمیں چاہیے ہوگا ایک نیا شہر کے بنانے کے لیے, اور اس میں کتنے ریزیڈنٹس آ سکیں گے اپنی فوکاس دیکھتے ہوئے, اپنی پاپولیشن دیکھتے ہوئے کہ وہ کس لحاظ سے بڑھ رہی ہے. تو یہ ساری اسٹڈیز کی بیس پر یہ ایریا نکالا جاتا ہے, اسی اسٹڈیز کی بیس پر یہ فورکاسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں لینڈ یوز پلان کا کیا ہوگا. جب آپ لینڈ یوز پلان بنا لیتے ہیں اس ایریا کا, اس کے بعد ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی یا اس سٹی کی کنیکٹیویٹی دوسرے شہروں کے ساتھ, میجر موٹر ویز کے ساتھ کس طرح ہوگی, اور اس کے بعد آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ فیزز میں, جس فیزز میں آپ یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آپ کو فار ایگزامپل جس طرح ہم نے بنائے ہوئے اس میں سپورٹ سٹی ہے, ٹیکنالوجی ہے, تو یہ سارے فیکٹرز آپ ڈالتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ایگزسٹنگ سٹی میں نہیں ہوتے اور آپ ایک نیو سٹی میں وہ چیزیں ڈالنے چاہتے ہیں. تو یہ ساری اسٹڈیز ہوتی ہیں اور یہ والیوم تھے تقریباً 27. یہ ٹوٹل پیجز میرے خیال میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ بنتے ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ کمپلیٹلی اگنور کیا گیا. اگین اگنورنس مائٹ بی بیکاز ایسا کوئی ٹیکنیکل فورم تھا نہیں, ہمارے پاس بہت ساری اسٹڈیز اویلیبل ہیں اور اس کی بیس پہ ہی آپ ایک سٹی بنا سکتے ہیں, بغیر پلان کے آپ کبھی سٹی کا بنا ہی نہیں سکتے. تو لینڈ یوز پلان سٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماسٹر پلان صرف وہ ڈاکومنٹ ہے جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس سٹی کے کیریکٹرز جو انٹرنل ہوں گے وہ کس طرح ہوں گے. آپ کسی بھی لینڈ یوز پلان کے بغیر کوئی اپنا پروجیکٹ, کوئی اپنا کام شروع نہیں کروا سکتے. ایک اس میں آپ کو اگزامپل دوں, جیسے اگر آپ ریور ٹریننگ اسٹڈی لیں, ہائیڈرولوجی اسٹڈی لیں, اس کے تقریباً 37 ٹیسٹس ہوتے ہیں. پہلے ڈیسک ٹاپ اسٹڈیز اور اس کے بعد فزیکل ماڈلنگ, یہ جانچنے کے لیے کہ فلڈس کتنے آئے تھے, 100 سال میں کتنا فلڈ کا پیریڈ آئے گا, 200 سال میں کتنا آئے گا, 500 سال میں کتنا آئے گا, کس طرح ہم اس کو مینج کریں گے, وہ فلڈ کہاں کہاں سے گزر کے جائے گا. اس کے بعد آپ اس کی نندی پور میں ایک ہماری IRI کی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ آپ اس کی فزیکل ماڈلنگ کراتے ہیں, اور وہ فزیکل ماڈلنگ آپ جب تک شہر بناتے جائیں گے اس کی فزیکل ماڈلنگ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے صرف اس ریور ٹریننگ ورکس کا.
اچھا، ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے اس میں پلیز انڈرسٹینڈ کہ اسٹڈیز میں ایک کنسلٹنٹ کبھی نہیں ہوتا، نہ کبھی یہ کمپنی استعمال ہوتی ہے، بیکاز ہر ایک کا ڈفرینٹ ایک فوٹے ہوتا ہے اور اسکل سیٹ ہوتا ہے. ان اسٹڈیز میں بیسٹ آف دا بیسٹ ایکسپرٹس یوز کیے گئے ہیں. کے وی اسپین یوز کیا گیا ہے اربن اکنامکس کے لیے. ہم نے آسٹریلین ایکسپرٹس یوز کیے ٹرانسپورٹیشن ماڈلنگ کے لیے. پبلک یوٹیلیٹی بورڈ سنگاپور جو کہ ورلڈ کا ایک بڑا ریناؤنڈ واٹر کا ادارہ ہے اور سنگاپور کے وہ کرتے ہیں، پی یو پی اس میں استعمال کیے گئے. ای وائی جو تھا ارنسٹ اینڈ ینگ انٹرنیشنل، وہ اس نے فائنینشیل فیزیبلٹی دیکھی ہے اس کی. سی ایل ایم جو تھا ہمارے وہ لیگل ایکسپرٹس تھے، اس میں وہ لیگل اسپیکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک پوری ٹیم اور اس کی کاوش تھی، اس کے بعد ہی آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سارے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے گئے اور تبھی ہم نے اس پہ یہ حق ہم رکھتے تھے کہ ہم اپیل کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں. اور بیکاز سٹی پلاننگ کرنا گورنمنٹ کا ایک بنیادی حق ہے، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی انشاءاللہ ہم پوری کر رہے ہیں. جی سر ایک اور جو بار بار اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جس کمپنی نے جو کنسلٹنٹ تھی اور اس نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، اس کو پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس نے 2014 میں ایل ڈی اے نے یا اس گورنمنٹ نے بلیک لسٹ کر دیا تھا، اور آپ کا تعلق بھی اسی کمپنی سے تھا. تو اس پہ بڑا کویشچن اٹھایا جاتا ہے، تو اگر کائنڈلی آپ اس پہ جواب دیں. جی شور. اس کا میں بتا دوں، اس کمپنی کے 45 آفیسز ہیں. میں اس کمپنی کا مائناٹ عربیہ کا ہیڈ تھا، پہلے سعودی کو میں ہیڈ کرتا تھا. اس کے بعد اسپیشل اسائنمنٹ پاکستان کے لیے آیا تھا، جہاں پہ میری جاب جو تھی وہ ریسٹرکچرنگ تھی اور انٹرنیشنل بزنس کو دیکھنا تھا. جو پاکستان میں انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں، انٹرنیشنل پرائیویٹ کمپنیز ہیں، وہ دیکھتے ہیں. بلیک لسٹ یہ کمپنی کبھی نہیں ہوئی تھی، یہ کلیئرٹی میں دے دوں. بیکاز اس پروجیکٹ کی جو فیزیبلٹی ہوئی تھی اس کے 3 فیزز تھے. اس 3 فیزز میں پہلا ایک پری فیزیبلٹی فیز تھا، پھر فیزیبلٹی سٹیج، وہ سیکنڈ سٹیج تھا، اور تھرڈ سٹیج جو تھا وہ انجینئرنگ اینڈ ڈیزائن تھا. ان تینوں سٹیجز کے ڈفرینٹ کمپوننٹس تھے، اور ہر کمپوننٹس کے بعد جب آپ ایک سٹیج پورا کرتے تھے آپ سیکنڈ سٹیج کے اوپر جاتے تھے. یہ سارے سٹیجز جب ایل ڈی اے کو جو رپورٹس آپ سبمٹ کرواتے تھے اکارڈنگ ٹو ایک پورے پروسیس کے تھرو وہ اپروو ہوتے تھے، پیمنٹ ہوتی تھی، اور پھر آپ نیکسٹ سٹیج پہ جاتے تھے. سیکنڈ سٹیج کے بعد جب یہ فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس کا صرف انجینئرنگ ڈیزائن ڈیٹیل رہ گیا تھا جو کہ امپلیمنٹیشن کے وقت ضرورت ہوتا ہے، اس وقت فائنینشیل اس کے اوپر جو کہ ایکسٹرا پیسے کاٹ دیے گئے تھے فیزیبلٹی سے، اور اس کی بیس پر بیکاز پروبیبلی اس گورنمنٹ کا چینج ہو گیا تھا ٹیمپرمنٹ کہ وہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، آگے چلنا ہے نہیں چلنا، تو وہ کاٹ دیا گیا. اس کے اگینسٹ مائن ہارٹ گروپ نے ریز کیا اپنا کنسرن گورنمنٹ کو بھی اور ایل ڈی اے کو بھی کہ آپ نے سٹیج ختم کر دیا ہے وداؤٹ اینی انٹیمیشن، اور آپ اس طرح اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ ختم نہیں کر سکتے. مختلف طریقوں سے دبایا گیا، اور پھر ایک نوٹس ایشو کیا گیا کہ اگر آپ اپنا نہیں لیتے لیٹر واپس تو ایک نوٹس ہم ایشو کرتے ہیں کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے. وہ نوٹس بیکاز آربیٹریشن میں چلے گئی تھی مائن ہارٹ، جو کہ ایک کانٹریکٹ میں اگین ان کا حق تھا، ان کا رائٹ تھا. اس کے اوپر وہ ہائی کورٹ نے پہلی پیشی میں 2014-2015 میں اس کو کینسل کروا دیا تھا، اور یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ کے جو فائنینشیل معاملات ہیں جو کہ آپ سے پیسے مانگ رہی ہے مائن ہارٹ، اس کے اوپر آربیٹریشن ایک آربیٹریٹر مقرر کیا جائے. اگین یہ ڈیلیوریبلس کے اوپر نہیں تھا، بیکاز ڈیلیوریبل ایل ڈی اے کے اپرووڈ تھے اور اس کے اوپر پیمنٹ ہو گئی تھی. ایل ڈی اے نے یہی موقف اپنا ہائی کورٹ میں بھی دیا تھا، although اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا گیا، اور اسی ایک لیٹر کو لیا گیا جس پہ آلریڈی ہائی کورٹ کا ایک دوسرا بینچ 2014-2015 میں اس کو کینسل کر چکا ہے، اور وہ آن ریکارڈ بھی ہے، وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے بیکاز دیٹس اے پبلک ڈاکومنٹ. تو اس پہ بلیک لسٹنگ کوئی نہیں ہوئی تھی، بیکاز اگر بلیک لسٹنگ ہوئی ہوتی تو مائن ہارٹ اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں کبھی کام نہیں کرتا. تو آپ کو جو حویلی بہادر شاہ والا پروجیکٹ تھا وہ اسی گورنمنٹ میں وہ بھی مائن ہارٹ کو ایوارڈ ہوا تھا. تو اگر ایک بلیک لسٹڈ فرم تھی تو پھر وہ پاکستان میں کہیں بھی کام نہیں کر سکتی، اسپیشلی پنجاب میں تو بالکل نہیں کر سکتی. تو یہ ایک تاثر بالکل غلط تھا. میرے خیال میں یہ ایک ایڈڈ پلس تھا، ایڈوانٹیج تھا. جب میں نے انٹرویو کے لیے گیا، جب یہ پوزیشن آئی، اس سے پہلے مائن ہارٹ سے میں ڈائریکٹ روڈا میں نہیں گیا. یہ بھی کلیئرٹی لے لیں، میں پاکستان آئیلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین تھا، وہاں سلیکٹ ہوا تھا جب وہ پروجیکٹ چل رہا تھا یا ہالٹ ہو رہا تھا، سندھ کے ساتھ ایشوز چل رہے تھے. اس درمیان روڈا کی سی او کی پوزیشن ایڈورٹائز ہوئی، اور میں نے اس میں اپنا اپلائی کیا، اور میرے خیال میں
एडवांटेज था मुझे बिकॉज मुझे प्रोजेक्ट के बारे में, स्टडीज के बारे में सारी मालूमात थी, ऑल्दो मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था उस स्टडीज में, बट मुझे मालूमात थी बिकॉज उस वक्त माइनर अरेबिया से मैं ट्रांसफर होकर पाकिस्तान आया था और मैं इंटरनेशनल बिजनेस को देख रहा था. तो ये इसकी क्लैरिटी है प्लीज. थैंक यू. और बार बार रिपीट थे वो मैंने पूछ लिए. मुस्तफ़ा इसके बाद काइंडली आप मॉडरेट करें और क्वेश्चंस लें लोगों से. जी, आई थिंक जिब्रान भाई ने हैंड रेज किया था, उन्होंने सवाल भी पूछना था प्लीज. जी, छोटा सा सवाल है. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत मालूमात मिली, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल में जवाब देने का. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की तो वो वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं. तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि थोड़ा सा आप इलैबोरेट करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन है क्या कॉन्सेप्ट और इस प्रोजेक्ट से किस तरह होगा. और इसके बाद मुबीन, आप अगर हैशटैग्स पे जो सवाल आ रहे हैं वो भी पूछेगा इस सवाल के जवाब के बाद प्लीज. ओके, जी इमरान साहब. जी, देखिए वेल्थ क्रिएशन में 2-3 कॉन्सेप्ट हैं. हमारा अनफॉर्चुनेटली एक प्रीवियस गवर्नमेंट में एक यही तरीका रहा है, या हमारी गवर्नमेंट में या पाकिस्तान में यही एक हैबिट रही है कि हम हर प्रोजेक्ट लोन पे करना सबसे आसान समझते हैं और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जितने हम लोन्स लेंगे तो दैट मेक्स इट इजियर फॉर एनी प्रोजेक्ट टू हैपन. और गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो कन्फाइन हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस तक. अभी आप जब भी देख रहे होते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट की मेन मशीनरी है, मेजॉरिटी ऑफ दैट इज बेस्ड ऑन द टैक्सेस व्हिच इज कमिंग इन. मेरे ख्याल में ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है अथॉरिटीज का, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज रूडा का, ये कम्प्लीटली एक नॉन लोन बेस्ड कॉन्सेप्ट है. और इस कॉन्सेप्ट में अगर हम एक प्रोजेक्ट को जो फैसिलिटी है उसको हम एडवर्टाइज करते हैं और आगे लेके जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको अब इंडस्ट्रियल स्टेट का एक आइडिया दे रहा हूँ. इंडस्ट्रियल स्टेट में हमने हमारा जो एक जोन है वो हमने डिफरेंट कंट्रीज में जाके पिच किया और हमारा उसमें टेक्नोलॉजी जोन्स भी हैं, आईटी जोन्स भी हैं डिफरेंट. वहाँ पे जो हमने पिच किया तो हमने वहाँ पे अपने मैन पावर के ऊपर पिच किया उसको कि हमारी जो पाकिस्तान की और दिन पंजाब की मैन पावर है, जो यंग वर्क फोर्स है, उससे आप कंपनीज आके फायदा लें. जो आप अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस इंडिया में या उस चाइना में, तो वहाँ की मैन पावर से ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा इंटेलेक्चुअल मैन पावर हमारे पास है. बिकॉज ये कंट्रीज जो थे इन्होंने अपनी मैन पावर से ही ये सारा इनके पास FDI और बिजनेस आया है. हमारी वेल्थ क्रिएशन भी इसी पे बेस्ड है. हम अपने मैन पावर को, स्पेशली अपनी यंग वर्क फोर्स को, हम चाहते हैं यहाँ पे बिजनेसेस आए. तो ये भी है उसमें एक कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट मिसकंसेप्शंस दे रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हाउसिंग बन रहा है या सिर्फ वो कभी नहीं बन रहा. हम चाह रहे हैं आप बिजनेस आए. हमारे पास इस वक्त $1.4 बिलियन के प्रपोजल्स हैं जिसमें डिफरेंट कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही है और अगर वो इन्वेस्ट करती है उससे टैक्सेस आते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट आती है, उससे वेल्थ क्रिएशन आ रही है. अगर इमेजिन के तकरीबन $7 बिलियन के प्रोजेक्ट है, हमारे पास 14-15 बिलियन डॉलर्स अगर इन्वेस्ट होते हैं तो क्या हमें जरूरत पड़ेगी बाहर जाके कर्जे मांगने की और लोन करने की? आई डिडंट फील गुड जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी जाके चाइना और उससे हम लोन ले रहे हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू रन आवर कंट्री. तो क्या अगर हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा FDI आए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आए, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें एक्सपैंड करना चाहिए. और हम क्यों ना करें? हमारे डेट कैपिटल है जिनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फंक्शन इस्तेमाल नहीं हो रहा और जो इस्तेमाल हो रहा है वो सारी हाउसिंग स्कीम्स. नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट हाउसिंग स्कीम्स, मगर वहाँ जो पैसा बन रहा है उसको अगर हम प्रॉपर्टी चैनलाइज करें तो हम इंटरनेशनल FDI ला सकते हैं और यहाँ बिजनेसेस ला सकते हैं. यहाँ भी वही हाउसिंग स्कीम्स उसी का हिस्सा बन जाए. हमारे लैंड यूज के हिस्से में हमारे पास इंटरटेनमेंट का एक पार्क है. इंटरटेनमेंट की पार्क की जब हम लेकर गए तो हमारे पास 11 ऑफर्स उसके ऊपर आए और उन 11 ऑफर्स में हम अब कंपीट करवा रहे हैं कि उसमें एक पूरे एंटरटेनमेंट जोन किसको दिया जाए, वाटर फ्रंट के ऊपर. तो ये सबसे बड़ा एक FDI का एलिमेंट है. अच्छा, यहाँ पे जो अगर ये प्राइवेटली इसी तरह ही छोड़ा जाए तो ये जोन्स कभी इस तरह डेवलप नहीं होंगे, ना वेल्थ क्रिएशन आएगी. तो मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत ज्यादा मौके हैं अपने डेट कैपिटल को रेज करने के लिए. स्पेसिफिकली जो हमारे इस तरह लैंड यूज प्लान्स है, हम शहरों में, हम अपनी कंट्री डिफरेंट जगहों पे बहुत अच्छे बिजनेसेस ला सकते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे. तो इस वजह से वेल्थ क्रिएशन इस प्रोजेक्ट का सबसे आम जुज है और वो वेल्थ क्रिएशन हमारे लोगों में ही होनी है. उसका अगेन थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आप एक
सिटी में जब काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे 3, 4, 5 लोकल या मिड इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज काम कर रहे होते हैं, आपका सैलरी ब्रैकेट फॉर फ्रेश ग्रेजुएट एक रहता है. अगर आपके पास वहाँ पे 7-8 कंपनीज आ जाती है तो आपका सैलरी ब्रैकेट्स भी ऑटोमेटिकली रेज होता है, स्किल सेट रेज होता है, स्किल डेवलपमेंट होती है, सैलरी रेजेस आते हैं, बिकॉज एक कंपटीशन आ जाता है उसमें. मेरे ख्याल में उस कंपटीशन को हम टैप ही नहीं कर रहे. हमारे पास इतनी बड़ी मैन पावर स्किल्ड वर्क फोर्स है और वो इस्तेमाल हो रही है. जब मैं दुनिया में डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ और वहाँ पे डेवलपर्स देखता हूँ जिसमें बेशतर हमारे पाकिस्तानी हैं, मिडल ईस्ट, दुबई, ये हमने डेवलप किया है और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज शुरू करते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई स्टे या वो चीजें आ जाती है. सो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इज देयर, बट वेल्थ क्रिएशन के लिए ये प्रोजेक्ट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए. थैंक यू. जी इमरान साहब, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन भी है. वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अक्सर जिक्र किया है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से, बिकॉज ये उन्होंने ऑल्सो एक एस्टिमेट भी किया था कि $20 अरब की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी. तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आप समझते हैं जिनको डायरेक्टली इससे फ़ायदा होगा, उसके हवाले से प्लीज़ बताइएगा. थैंक यू. देखिए जी, इंडस्ट्रीज हम हर लेवल पे और हर जगह पे टैप कर रहे हैं. अब उसका एक रीसेंट एग्जांपल बताऊं, हमारी अमेरिकन कॉन्सुलेट के साथ 4 मीटिंग्स हो गई हैं. कल जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें हमने उनके लिए, अभी स्टारलिंक पाकिस्तान आया हुआ था, टेस्ला का जो मोबाइल फ़ोन है उसके लिए एक जगह देख रही है टेस्ला ग्रुप कि वो कहाँ उसको इस्टेब्लिश करे एक मार्केट को टैप करने के लिए. वो हमने उनको प्रपोज किया कि वो पाकिस्तान में आके लगाएं. अब ये इंडस्ट्रीज, इसमें हम IT, टेलीकम्युनिकेशन, फिर हमारे जो सबसे बड़ी एक गेमिंग इंडस्ट्री है, आपको पता है पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री गेमिंग कर रही है, तो उस गेमिंग को बनाने के लिए, वहाँ पे उनको प्रमोट करने के लिए वो इंडस्ट्रीज भी हम टैप कर रहे हैं. इसके अलावा सऊदी ने जो हमें अभी ऑफर दी है, सऊदी अपने बिकॉज वर्क फोर्स वहाँ पे बहुत कम है, बड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है उनको. हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सऊदी की बेशतर उनके अपने एक्सपोर्ट से, उनकी अपनी इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी फैक्ट्रीज यहाँ लाएं. तो हम इंडस्ट्रीज हर लेवल पर हर उस पर कर रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमी जो है वो उसका शिफ्ट आ रहा है और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं. तो मकसद यही था कि हम एक ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए जिसमें हम इंटरनेशनल ग्रुप्स को इनवाइट करें, उसको लाएं. जितने ज्यादा इंटरनेशनल ग्रुप्स आएंगे उतनी ही एम्प्लॉयमेंट, उतनी जनरेशन, अगेन वेल्थ क्रिएशन के साथ ये डायरेक्टली अगेन वही फैक्टर है जो उसके साथ कनेक्टेड होगा. जी थैंक यू सो मच. जी सरफराज, आपका क्वेश्चन प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा. इमरान साहब, एक तो मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कांग्रेचुलेटिंग यू कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और जिस तरह से आप इसको लेके चल रहे हैं काफ़ी लायक तहसीन है. बस एक दो क्वेश्चंस थे क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो मैं सोच रहा था कि जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है या जितना वाइब्रेंट ये प्रोजेक्ट है, उस तरह से कोई एक्सटेंसिव रोड शोज वगैरह या इन्वेस्टर ब्रीफिंग्स या इस तरह की कोई चीज़ें देखने में नहीं आई. तो क्या वजह है कि ये रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा मैनेजमेंट इस साइड पे रिलक्टेंट नज़र आती है. और सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो थोड़ा सा मैं इस तरह से, इससे पहले जो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह डेवलप हो चुके हैं उनके अंदर हमने जो देखा है कि एक दफ़ा से जब ये इनिशिएट होते हैं तो उसके बाद से इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, यानी शॉर्ट टर्म जो पोजीशंस होती हैं वो इन्वेस्टर्स ज़्यादा लेने लग जाते हैं या स्पेकुलेटर्स ज़्यादा लेने लग जाते हैं. उससे नुकसान ये होता है कि एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डिस्करेज होती है और दूसरा ये है कि जो वो लोग जिनके टारगेट करके ये बनाया जाता है वो फिर उस अपॉर्चुनिटी से महरूम हो जाते हैं. तो ये इस चीज़ को ये आप कैसे एड्रेस करेंगे जी? थैंक यू सो मच. थैंक यू सरफराज, बहुत शुक्रिया फॉर योर वर्ड्स. अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. हमारे इसमें रोड शो का कॉन्सेप्ट क्या था. बिकॉज हम जो इस सिटी के बड़े जोन्स या बड़े डायनामिक्स लेके जा रहे हैं, उसमें हमारी जो ऑडियंस थी वो एक डिफरेंट उस पे थी, बिकॉज वो अभी हम उसको लोकली, बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग प्लॉट्स, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हमारे बहुत प्रॉब्ली 4-5 जगहों में जहाँ पे अपने हम स्पेशलाइज्ड रेजिडेंशियल या कमर्शियल जोन बनाएंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि वही अर्बन प्लान फॉलो किया जाए जिस तरह हम बनाए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ इस रीजन की वजह से. अदर देन दैट हमारी जो ऑडियंस है वो एक डिफरेंट है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ. फॉर एग्जाम्पल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर.
हमारे पास 6 to 7,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है जो कि सिटी के लिए चाहिए. अगेन थ्रू स्टडी ये हमारे पास ये फिगर आया, वरना हम इस पे भी नहीं पहुंच पाते. ये 7,000 मेगावाट के लिए हमने पार के चाइनीज एज वेल एज यूरोपियंस और फिर जीई इस तरह के ब्रांड्स को हमने इन्वेस्टमेंट डेस्क बनाए हैं. हमारे ट्रांजैक्शन एडवाइजर KPMG है इस पे पाकिस्तान एज वेल एज इंटरनेशनल जो हमारे इन्वेस्टमेंट डेस्क बनाता है, और उनको हमने ये सारे डेस्क दिए, प्रपोज किए. अच्छा, उसमें हमारी प्रायोरिटी ये थी कि ये रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो और उस पर हमारे कोई ऐसे सोल्यूशन आए जिसमें कंपनी आके वो इन्वेस्ट करे, यहाँ पे चीप इलेक्ट्रिसिटी दे सिटीजन्स को जो यहाँ रहेंगे, और हमारे साथ रेवेन्यू शेयरिंग करे. उस तरह हमने जो अभी अपने रोड शोज किए हैं वो इंटरनेशनल किए हैं फॉर नंबर ऑफ रीजंस. एक तो साथ में पाकिस्तान में मैंने अगेन आपको बताया कि अभी हम लॉन्चिंग उसमें थे, हमारे इंटरनेशनल रोड शोज चल रहे थे बिकॉज वी आर लुकिंग एट बिगर ग्रुप्स टू कम इन और वो पूरा जोन डेवलप करें. वो ज्यादा बेहतर है रादर देन कि हम एक एक प्लॉट, बिकॉज दैट्स नॉट अथॉरिटी विजन कि हम एक एक प्लॉट ये वो कुछ सेल करेंगे. अगेन अपार्ट फ्रॉम कुछ जोन्स जो हम खुद डेवलप करेंगे, वो भी इसलिए कि अर्बन प्लानिंग के लिए. लोकल इंशाल्लाह हमारे रोड शोज, हमने पहला जो अपना एक एक्सक्लूसिव वो लॉन्च किया है चहार बाग, उसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें हमारी जो मार्केटिंग की टीम्स हैं, हमारी जो मार्केटिंग की एजेंसीज हैं, वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगी फरवरी में. और अगेन उसको अभी हम देख रहे हैं, केटर कर रहे हैं. हमने उसमें कोई भी लोकल इन्वेस्टर्स पे जाने से पहले उसको हम ओपन कर रहे हैं पब्लिक के लिए, और यही ईज देने के लिए कि उसमें पब्लिक डायरेक्ट हमारे साथ आ सके और डायरेक्ट हमारे साथ काम कर सके. तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट था कि हमारे जो रोड शोज थे वो हमने पहले ज्यादा इंटरनेशनल रखने, कंपनीज के साथ रखी जो कि स्पेशलाइज थी, और अभी इंशाल्लाह मार्च से हम लोकल रोड शोज, लोकल फेस्टिवल्स, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसको प्रमोट करना, उसको बनाना, वो कर रहे थे. अंडरस्टैंडिंग देखिए, ये भी देखें कि हम अगस्त 2020 से स्टार्ट हुए थे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए. पहले 5-6 माह तो आपकी प्लानिंग और कहाँ से शुरू करना, कहाँ पे करना, फिर यू अंडरस्टैंड कोर्ट के केसेस आ गए थे. सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि आपके प्लान्स को डिस्टर्ब करते हैं. मगर इंशाल्लाह नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक. हमारे इंटरनेशनल वो भी इनिशिएट दोबारा हो गए हैं, और उसके साथ हम अब लोकल भी इंश्योर करेंगे कि डिफरेंट चेंबर्स में जाके डिफरेंट जगहों पे आप लोगों को और बता सके अबाउट द प्रोजेक्ट एंड व्हाट दिस प्रोजेक्ट कैन ऑफर टू आवर लोकल इन्वेस्टर्स एज वेल. जी, थैंक यू इमरान साहब. हमारा साथ साथ इस वक्त हैशटैग भी चल रहा है, आस्क PTI गवर्नमेंट. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप वहाँ सवाल पूछ सकते हैं. और अब हम चलते हैं मुबीन की तरफ. मुबीन प्लीज पूछिए. थैंक यू. Assalamualaikum. सबसे पहले तो आप for taking the time for this space. It is great to have such a space क्योंकि काफी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही थी रूडा के ऊपर. तो आज हैशटैग आस्क PTI गवर्नमेंट पे एक दो बड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो वो मैं दो क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लेता हूँ. एक तो ये कि जो प्रोजेक्ट है इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी है और गवर्नमेंट का कितना स्टेक है, इनका कंपैरिजन कितना है. और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो इसकी टाइमलाइंस क्या है कंप्लीशन की. और थर्डली एक सजेशन भी है, वो ये है कि जो इसको डॉक्यूमेंट जो है फैलाने के लिए कि ये कितना वायबल प्रोजेक्ट है या कितना अच्छा है, तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह अगर कुछ डेवलप कर दी जाए तो इट विल बी गुड. जी, थैंक यू वेरी मच. पहला सवाल मैं ये समझा था कि इसमें गवर्नमेंट के कितने स्टेक्स हैं और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी. अगेन इसमें गवर्नमेंट ने इनिशियल सिर्फ लोन दिया है जो कि रिटर्न करेगा रूडा. तो वो प्लान था कि वो 5 साल में रिटर्न करेंगे, मगर इंशाल्लाह हम 2 साल में रिटर्न करेंगे. दैट्स ओनली 5 बिलियन ऑफ एक्टिव इक्विटी जो कि गवर्नमेंट ने दी थी, वो रिटर्न होगी. इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट का कोई लोन नहीं होगा, कोई रुपए नहीं होगा. हम इसी मॉडल को, जिस तरह मैंने पहले बताया था, हम नो लोन मॉडल पे चल रहे हैं. तो इसका इंशाल्लाह हमारे एक्सचेकर पर, हमारा टैक्स पेयर पर इसके यहाँ कोई पैसे हम नहीं लगाएंगे. फाइनेंसिंग का मकसद ये है, दुनिया में जितने भी बड़े मुल्क ने इस तरह के अर्बन सेंटर्स बनाए हैं तो उन्होंने ये सेल्फ फाइनेंसिंग रेस की है, और ये एक सस्टेनेबल मॉडल है जो कि करते रहे हैं डिफरेंट दुनिया में लोग. तो वही हम भी कर सकते हैं. अब आप मलेशिया की ले लें, जो उन्होंने पुतराजया बनाया था, कोलालमपुर उनके पास कैपिटल था, पुतराजया बनने की क्या जरूरत थी उसमें, मगर वो गवर्नमेंट कैपिटल इसीलिए बनाया कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस कोलालमपुर का भी कम हो. लॉन्ग टर्म विजन था उनका.
उसके अलावा गवर्नमेंट उधर उन्होंने शिफ्ट करवाई ऑफिसेज, और उसके साथ फिर पुतराजया बनना शुरू हो गया. एंड अगेन ये वही मॉडल्स हैं, अगर चाइनीज ने भी किए हैं, कायरो जो कर रहा है, वो लीस्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग बीइंग यूज्ड ओवर देयर, उसका एक्सचेकर या टैक्स पेयर पे कोई भी नहीं है. इसमें जो मेजॉरिटी है वो एफडीआई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल दोनों शामिल होंगे. तो एक तो ये पहला सवाल. दूसरा सवाल मैं अगर आपका मिस नहीं कर रहा तो वो डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी इन प्लेस बन रही है अभी इंशाल्लाह. मैंने आपको बताया था मार्च से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं ले जाके अपने जनरल पब्लिक तक. और इस प्रोजेक्ट के बारे में इनिशियली बहुत ही प्लानिंग फेज और उसका चल रहा था, और उसमें काफ़ी हमारी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस थी वो बार बार चेक हो रही थी. इस वजह से हम इसको इनिशियली प्रॉब्ली उस तरह मार्केट नहीं कर पाए, बट नाउ वी इंशाल्लाह ऑल गियर्ड अप और उसको करेंगे. मुझे अगर प्लीज अगर आप अपना थर्ड वो बता दें कि थर्ड इसमें क्या था क्वेश्चन का पार्ट, तो वो भी मैं आंसर कर दूं. टाइमलाइंस क्या है कंप्लीशन की? जी देखिए, जब आप सेल्फ फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं तो आपकी टाइमलाइंस, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूरी टाइमलाइंस 8 से 10 साल है. ये एक्सटेंड हो सकती है बिकॉज डिपेंड करता है आपकी फाइनेंसिंग की पाइपलाइन इसमें कैसी रहती है, आपके जो बाकी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो कैसे रहती हैं. अभी तो फोर्स मॉर्जेयर का एक दूसरा भी एलिमेंट आ गया जो कि कोविड है, उसकी वजह से भी काफी डिलेज हो जाते हैं. बट मैं इंशाल्लाह इसको 10 से 12 साल में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनते हुए देख रहा हूँ, जिस तरह हमने प्लान किया हुआ है. हमने पैरेलल एक्टिविटीज चलाई हुई है, हमने 5, 6, 7 डिफरेंट जोन्स इकट्ठे हम उसके ऊपर लॉन्च कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह आई होप कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 8 से 10 साल में बन जाएगा. सिटी अपना टाइम लेती है फिल होने में. अब आप 8 से 10 मिलियन रेजिडेंट्स के लिए अगर कोई सिटी बना रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जिस तरह इस्लामाबाद के अभी भी सेक्टर्स एक्सपैंड हो रहे हैं, तो वो टाइम लगेगा जब उसमें पॉपुलेशन आएगी और बनेगी. ऑल्दो जिस स्पीड से हमारा पॉपुलेशन का ट्रेंड है, फोरकास्ट तो वही है कि वो 8 से 10 साल में ये भी इंशाल्लाह फिल हो जानी चाहिए, बट इट मे टेक 15 ईयर्स. बट द इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका टाइम है वो इंशाल्लाह 8 से 10 साल है. जी थैंक यू. जी थैंक यू सो मच इमरान साहब फॉर द डिटेल आंसर. जी हैदर, आपका सवाल है, प्लीज पूछिए. जी थैंक यू मिस्टर. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा सवाल आपसे ये था कि एज फार एज द प्रोजेक्ट इज इन इनिशियल स्टेजेस, लेकिन a lot of people were asking that when it comes to मैन पावर, जो लेबर है उसके बारे में, उसकी रिक्रूटमेंट के बारे में रूडा की क्या स्ट्रेटजी होगी? हाउ कैन वी बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज फार एज मैन पावर इज कंसर्न्ड? एंड सेकंड क्वेश्चन इज सर के in order to attract foreign investors and different companies, a very strategic media strategy should be adopted, especially electronic media वगैरह में सर. तो उस बारे में क्या plans हैं आपके? Thank you. जी थैंक यू हैदर साहब. मैन पावर के बारे में ये प्रोजेक्ट के बारे में हमने एक बहुत वाइब्रेंट अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था YLP, जिसके ऊपर हमें तकरीबन 45-46,000 एप्लीकेशंस आई हैं. ये यंग लीडर्स प्रोग्राम था जिसमें हम चाह रहे थे कि हम बैचेस में डिफरेंट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज नॉन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स लें और उनको इन प्रोजेक्ट्स के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर ट्रेन करें, स्पेशली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. ये बड़ा अच्छा होगा बिकॉज कम ही चांसेस मिलेंगे किसी भी ग्रेजुएट को, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके. YLP हमने थोड़ा सा होल्ड किया था बिकॉज दैट वाज मोर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट. अभी हम जब काम शुरू हो गया है तो इंशाल्लाह उसको हम दोबारा रिवाइव करेंगे और उस प्रोजेक्ट को करेंगे. उसकी रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, बट देन अगेन उसको एक बार रीलॉन्च करके हम स्टार्ट करवाएंगे. इसमें हमने जो प्लान किया था वो हम 2000 एप्लीकेशन, 2000 पोजीशंस हमने उस वक्त ओपन की थी, और एक साल में हम 500 के बैचेस बनाए थे. उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू जितना ओपन होगा प्रोजेक्ट ज्यादा, जितने जोन में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे होंगे, बिकॉज इसमें काफी स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट काफी हो जाएगी. जब डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज आके यहाँ पे काम कर रही होगी तो वो स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगी. तो इसके लिए इंशाल्लाह एक रोबस्ट रिक्रूटमेंट प्लान इज ऑलरेडी इन प्लेस. वो हमने ही होल्ड करवाया हुआ था बिकॉज जैसे प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हुआ है, सो इंशाल्लाह स्टार्ट दैट. मीडिया स्ट्रैटेजी जैसे मैंने आपको बताया, इसके प्रोजेक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इसकी इंपॉर्टेंस,
اس سے جو بینیفٹ ہوگا پاکستان کو وہ ہم اب جا رہے ہیں ڈاکومنٹریز میں, الیکٹرانک میں ہم نے کیمپینز رکھی ہوئی ہیں, ہم نے پبلک کو اس کی جنرل اویئرنیس سیشنز رکھے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے سیمینارز رکھے ہوئے ہیں, اور اسی کڑی کا حصہ ہے آج جو میں بڑا تھینکفل ہوں ڈاکٹر ارسلان کا, اظہر صاحب کا, کہ انہوں نے یہ سب ارینج کیا ہمارے لیے. تو یہ اسی کڑی کا حصہ ہے جہاں سے ہم سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح ان ٹچ رہیں گے, آپ کی سجیشنز بھی لیں گے, آپ کی فیڈ بیک بھی لیں گے, اور اپنی میڈیا اسٹریٹجی کو اور اسٹرانگ کریں گے. جی بہت شکریہ. جی سمینا جی آپ کا سوال پلیز. جی میرے دو سوال ہیں اس کے دونوں کے. ایک تو لیگل امپیکٹ جو تھا اس کا, مجھے یہ پتہ کرنا کہ آپ کی کیا پالیسی ہے کہ ہمارے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی اور جو انویسٹرز آئیں گے ان کو فیوچر میں ہم ان کو لیگلی ہم سیکیور کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آ کر جو ہے وہ ان کی فیوچر میں جا کے انہیں کوئی پرابلم نہ ہو, اور یہ پورا پروجیکٹ جو ہے اس کسی وجہ سے پرابلم میں نہ آئے. دوسرا میرا اس کے جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کا, میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ جب ہم ایک اتنی بڑی لینڈ یوز کر رہے ہیں تو وہاں کی جو مقامی آبادی ہے جس کی ہم لینڈ لے رہے ہیں, کیونکہ ہمارا اگلا سال الیکشن کا سال ہے, تو اس پہ میں ضرور ایز اے پارٹی ورکر جو ہے کنسرن ہوں کہ اس پہ ہماری اسٹریٹجی واضح ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم کوئی ایسی گورنمنٹ اسٹریٹجی اپنا رہی ہے کہ وہاں جن لوگوں سے ان کی لینڈ لی جائے گی ان کو سیٹسفائڈ کیا جائے مستقل, اور کوئی پرابلم ہمیں نیکسٹ ایئر حوالے سے نہ آئے, کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ نیگیٹولی امپیکٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ الیکشن کی اسٹریٹجی پہ. تو کائنڈلی اس پہ آپ مجھے کچھ اگر بتا سکیں. جی شور. پہلے تو یہ تھا کہ جو ایف ڈی آئی آ رہی ہے, جو انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں, جی ہمارے ایکٹ پہ وہ کورڈ ہیں, ان کے لیے ہم نے ون ونڈو آپریشن بنایا ہوا ہے, ان کے لیے ہم نے امپورٹنٹ جو لیجسلیشنز تھی وہ کی ہوئی ہیں کہ جو بھی انویسٹرز یہاں آئیں گے تو ان کو باقی گورنمنٹ آفیسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کو ہم ایک ون ونڈو آپریشن کے تھرو ان کے سارے پرمٹ, لائسنسنگ, ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے وہ اتھارٹی خود ہی پوری کرے گی, اور یہ ہم کر بھی رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا سکسیس ریٹ الحمدللہ اس میں بڑا ہائی ہے. ہمارے پاس سپورٹ پروونشل ایز ویل ایز فیڈرل گورنمنٹ کی دونوں ہیں اس پروجیکٹ کے لیے, تو اس لیے اس پروجیکٹ کو اور بھی فیزیبل کرتا ہے. جو آپ کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہوتے ہیں, فیزیبل کانٹریکٹ اسپیشلی جس میں کوئی لون یا ٹیکس پیئر کی منی انوالو نہیں ہوتا, میرے خیال میں وہ بڑے پازیٹیو لیے جاتے ہیں فار اینی گورنمنٹ, بیکاز وہ ایک عوام کی فلاح کے لیے ہے, اور اس میں گورنمنٹ کا اور پاکستان کا ایز اے کنٹری فائدہ ہے. تو انشاءاللہ آئی ڈونٹ فور سی اینی ایشوز اوور دیئر, ہمارا لیجسلیشن اس کو فلی کورڈ کرتا ہے. نمبر سیکنڈ, میم آپ نے اپنا سوال میں خود ہی اس کا جواب دے دیا تھا. یہ لینڈ یوز پلان جو ہے, پلیز انڈرسٹینڈ, لینڈ یوز پلان میں یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے زرعی زمین لی ہے, تو میں اس کو کلیئر کر دوں. 3200 ٹوٹل جو ایکوزیشن فرسٹ فیز میں ہوئی تھی اس کا ایک ریزن تھا. 3200 ایکڑ زمین لی گئی تھی دریا کے ریور کے بیڈ میں. ریور کا جو بیڈ ہے وہ اس کے اوپر سارا ریور ٹریننگ کے کام ہونے ہیں. صرف ریور کی بیڈ کی حد تک ہم کسی ڈیولپمنٹ کو الاؤ نہیں کریں گے اور ان کو شفٹ کروائیں گے. اس کے لیے ریپ ریسیٹلمنٹ ایکشن پلان ہمارے پاس ہے, اور اس کو بنایا بھی ہوا ہے ہم نے. ہم باقی جو سارا لینڈ یوز پلان ہے وہ ایک شہر کا ہے, اس شہر میں ڈفرینٹ آبادیاں بھی بیچ میں آئیں گی, اس میں اس کو اسی طرح ہی بنایا جائے گا. تو یہاں ڈسپلیسمنٹ کا 1 to 2% سے زیادہ چانس نہیں ہے, ہم نہیں کر رہے اس میں کوئی ڈسپلیسمنٹ. ڈسپلیسمنٹ صرف ان جگہوں میں جہاں پہ اگر وہ دریا کے ساتھ فلڈ پروٹیکٹڈ ایریاز میں آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو ہم شفٹ کروائیں گے, اور ان کو ڈیفینیٹلی اپنے پلان کے تھرو الٹرنیٹیو جگہ الٹرنیٹیو دیں گے. یہاں پہ بھی اتھارٹی نے اگین فار کلیریفیکیشن کہ جو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک ریٹ دیا تھا اور وہ کم ریٹ دیا گیا اور وہ مارکیٹ سے کم ریٹ تھا. اب یہ 1894 جو سیکشن جو امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ہوتا ہے, جو گورنمنٹ کا کام ہے, اور اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کی بیس پر وہ ایک پروسیس کے تھرو پر لینڈ کی ایکوزیشن کرتے ہیں فور پبلک ورکس, بی اٹ روڈز اور ڈیمز اور اینی تھنگ وچ دے وانٹ ٹو ڈو. اس میں جو اس کے پرائس سرٹن کرتے ہیں وہ بیس کرتا ہے اسی ایریا کی رجسٹریاں. اب ہوتا یہ ہے اسی رجسٹریوں میں جو پرائسز ہے اس کی ایوریج لی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بڑا کامن ٹرینڈ ہے کہ ہم جہاں بھی پراپرٹی یا زمین لیتے ہیں ہم اس کی پرائسز کم لکھتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے.
जब इस तरह के कोई एक्विजिशन या कोई इशू आ जाता है तो फिर आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपके रजिस्ट्री के रेट उधर कुछ और होते हैं और आप अपनी मार्केट प्राइस कुछ और बता रहे होते हैं। इवन देन हमने एज एन अथॉरिटी, बिकॉज वो BOR का अलहदा प्रोग्रेटिव था, हमारा अलहदा था, हमने यहाँ पे जिन लोगों की इवन जो रिवर बेड में भी जमीन थी उनके साथ भी बैठ के हमने कंपनसेशन का पैकेज तय किया। उनको मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पर उनको हमने उसी प्लॉट्स की फाइल्स दी जो कि वो सेल कर सकते हैं और उससे मार्केट प्राइस से हायर पैसे ले सकते हैं। और ये ज्यादातर वो लोग हैं, अगेन 3200 एकड़ दरिया में है, सिर्फ और सिर्फ 1200 एकड़ बाहर है। 3200 एकड़ पे भी हमने यही कंपनसेशन दिया और उस पे लोगों ने वॉलंटरली आकर हमारे साथ साइन भी कर रहे हैं और हमारे साथ कंपनसेशन पैकेज ले भी रहे हैं। अगेन फोर्स्ड एक्विजिशन हमने अभी तक कोई नहीं की इधर, हमने किसी को अपने घर से डिस्प्लेस नहीं किया, ना कोई गवर्नमेंट की फोर्स इस्तेमाल की है, ना अथॉरिटी की वो इस्तेमाल की है, हमने बिल्कुल इसको वॉलंटरली छोड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई भी हम ये सेक्शन, और ये मैं क्लियर कर रहा हूँ और रिकॉर्डेड कह रहा हूँ कि हम एक्वायर नहीं करेंगे लैंड अनलेस वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे दरिया वो आ रही हो। बाकी सारी लैंड जो है वो वॉलंटरली जेवी डिफरेंट बेस के थ्रू अगर हम लेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें हाउसिंग स्कीम्स आती हैं, उनके पास अपने लैंड है, वो हमारे रेगुलेशंस के थ्रू हमारे पास आए, हम उनके अप्रूवल देंगे, वो बिल्कुल बनाए। उसमें लो कॉस्ट का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो हमने इस प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल स्टेट में 3500 अपार्टमेंट्स सिर्फ और सिर्फ हम इंडस्ट्रियल स्टेट में बना के दे रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए, वहाँ के लेबर के लिए, वहाँ के नेफडा के साथ, नया पाकिस्तान अथॉरिटी के साथ हमने उस पर जॉइंट वेंचर किया हुआ है और उनको हम बना के दे रहे हैं, उसके थ्रू वो लोग आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह इस शहर में डिस्प्लेसमेंट स्पेशली विलेजेस या ऐसी जो बाकी आबादी है उसको नहीं किया जाएगा, बिकॉज हमने जब ये प्लान पहली बार किया था इसमें ऑटोमेटिकली जो बड़ी आबादी वाली जगह थी जैसी शादरा है उसको निकाल दिया था, बिकॉज हमारा उसमें प्लान ही नहीं था उसको करें। अगेन मगर जब आप रिवर बना रहे हो और रिवर की ट्रेनिंग कर रहे हो जहाँ पे आप बैराजेस आएंगे, वहां पे अगर कोई आबादी इफेक्ट हो रही है उनको हम अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड करेंगे, उनको जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। ये प्लीज एक मिसकंसेप्शन फैलाई गई है। आपको मैं दावत देता हूं कि महमूद बूटी और लकोडेर के दरमियान जो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसको हमने रेगुलराइज कर रहे हैं, बल्कि कर दिया है, और उसके साथ एडिशनल लैंड लेकर वहां पे हम बना रहे हैं। कोई हमने वहां पे एक्विजिशन नहीं की, आप किसी भी वक्त जाके वहां पे इंडस्ट्रियल से मिले, और वो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट है, 1 कनाल वाले, 10 मरले वाले, उनकी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल है, मीडियम इंडस्ट्रीज है, कोई वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उनको हमने रेगुलराइज किया और उनको हमने यही कहा कि जो आप रेगुलराइज करेंगे रूडा की रेमिट में आ जाएंगे, आपको अप्रूवल भी हम देंगे, आपने वो स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने हैं जिससे एनवायरनमेंट खराब ना हो, बिकॉज आपका ही सारा वेस्ट दरिया में जा रहा है। तो ये तासुर देना, ये एक मिसकंसेप्शन दी गई है कि यहाँ पे लोगों को फारिग किया जाएगा। नहीं जी, 1 लाख एकड़ जो कि आइडेंटिफाई किया गया है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो रूडा को दे दी है। तो यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई पेट्रोल स्टेशन बनाता है, उसकी अप्रूवल रूडा करेगा इन अकॉर्डेंस टू द प्लान जो हमारे पास है। बिकॉज ना इतना बड़ा आप फोर्स्ड एक्विजिशन कर सकते हैं, ना हमारे वो विजन में है। 1 लाख में जितने भी हमारे पास लोग आबादी आएगी उन सबको हम मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे कि वो कम से कम उस स्टैंडर्ड्स पे हों जो स्टैंडर्ड्स हमने इस अर्बन स्टैंडर्ड अपने इंटरनेशनल बनाए हुए हैं, ग्रीन और स्मार्ट, उसके ऊपर वो बेस्ड हो। नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट, बिकॉज पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको इस तरह कंट्रोल करेंगे, आबादी को भी इस तरह कंट्रोल करेंगे। सो नथिंग मोर देन दैट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हम रेगुलेट कर रहे हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा ये जितना प्लान है ये 10 इयर्स का है, तो हम शॉर्ट टर्म में अगले 1-2 सालों में क्या करने जा रहे हैं? और इसी तरह ये जो आपने लकोडेर वगैरह की इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो लाहौर में जो स्मोक का इशू होता है उसमें सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ट्रांसपोर्ट के बाद इसी एरिया की स्टील की फैक्ट्रियां और ये सारी होती हैं। इस बार काफ़ी सख्त एक्शन भी हुआ था। तो अगर आप लोग इसको रेगुलेट करने जा रहे हैं तो क्या इस साल हम एक्सपेक्ट करें कि वहाँ से पोल्यूशन कम से कम होगी? शॉर्ट टर्म में क्या ये डिलीवर कर सकते हैं आप लोग? देखिए जी, हमारा जो प्लान है वो एक तो इन्वायरमेंट के लिहाज से हमारा जो सबसे बड़ा प्लान है दैट इज रिवाइवल ऑफ दीज फॉरेस्ट्स। वो आप इंशाल्लाह 1 साल में देखेंगे जो हम डिफरेंट जगहों पे कर रहे हैं, और उससे इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत, बिकॉज ये इंडिजिनस ट्रीज आपके सारे आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे। फिर जंगलों को हमने फॉरेस्ट कर रहे हैं, उस पर हम काफ़ी बड़ी स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिससे हम उसको मॉनिटर करेंगे कि इसमें कोई इंक्रोचमेंट ना हो, कोई दरख्त ना काटे जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा
फैक्टर है जो आपको, या बहुत बड़ा एक एरिया है जो आपको नजर आएगा जो हम अपने फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। नंबर सेकंड, आपको दरिया की इंशाल्लाह एक क्लीन हालत नजर आनी शुरू होगी, बिकॉज उसमें हम अपनी क्लीनिंग और रिवर ट्रेनिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। हम ऊपर साइफन से नीचे जहाँ से हमारा एरिया शुरू हो रहा है वहां से शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको नीचे लाते जाएंगे, बिकॉज एक ये 46 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो पहले 3.5 किलोमीटर हम कर रहे हैं, उसके बाद 5 किलोमीटर, उसके बाद 6 किलोमीटर, ये पूरा करवा रहे हैं। वेस्ट वाटर थर्ड ऑप्शन है जो हम करने जा रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने 2 ऑलरेडी एडवर्टाइज किए हुए हैं, उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट इंटरेस्ट भी आया हुआ है, वो हम डेवलप करना शुरू करेंगे। म्यूनिसिपल लेवल पर ये जो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं, ये पहले ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान में लग रहे हैं। ASP टेक्नोलॉजी के बेस पर ये सबसे इफेक्टिव और क्लीन वाटर के ट्रीट करेगा और दरिया में फेंकेगा, तो वो आपको एक इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। अगेन जो हमारी साइड की इंडस्ट्रीज हैं, हमने जो इंडस्ट्रियल कमेटी बनाई है उसमें हमने इन्हीं इंडस्ट्रीज को शामिल किया है। 3 माह तकरीबन लगे इनको प्लान और इनको इस बात पे कन्विंस करने के लिए कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन में आए, बिकॉज यहाँ पे ये लोग इलीगल इंडस्ट्री आप नहीं चला सकते, आज या कल आपको बंद कर दिया जाएगा, बिकॉज स्मोक में, पोल्यूशन में सबसे ज्यादा फैक्टर आप पे ही है। जो इनको हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, वहाँ की रोड्स हम सारी डेवलप करके दे रहे हैं, इनको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के दे रहे हैं इंडस्ट्रियल स्टेट में अपना, कि इनका सारा जो वेस्ट हो वो ट्रीट हो। इनको हमने उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला जो था लाहौर का, हमारा जो सारा लाहौर का वेस्ट है वो जा रहा है लखोडेर में, जो एक डंपिंग साइट बनी हुई है उसके ऊपर हम डंप करते जा रहे हैं। वहां से मीथेन भी बन रही है और पूरा एरिया में एक अजीब सी स्मेल आती है और उसकी बहुत हैजर्ड्स हैं, बहुत हैजर्डस वेस्ट है जो वहाँ जमा हो रहा है। उसके साथ जो एक एरिया था, ईयर मार्क था LWMC का, सब पे बहुत अरसे से, मेरे ख्याल में 15 साल से वो पड़ा हुआ है कि उसके ऊपर कोई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। अब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जनरली नहीं लगाए जाते या कम लगाए जाते हैं पाकिस्तान में, बिकॉज इसकी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन बहुत एक्सपेंसिव होती है। वहाँ पे हम स्पेंड कर रहे हैं और हमने हमारे रेवेन्यू पार्टनर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनकी इंशाल्लाह 21 की 22 फरवरी को हम उनकी ओपनिंग करवा रहे हैं। ये लखोडेर का जो सारा वेस्ट है, लेगेसी वेस्ट एज वेल एज फ्रेश वेस्ट जो लाहौर से आएगा, वो उस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ट्रीट होगा और वहां से एनर्जी हम बना रहे हैं और उसी एनर्जी से हम चीप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं इंडस्ट्रियल स्टेट को। तो हम दोनों ये मसाइल हल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जोन्स जो हमें लैंड वॉलंटियरली अवेलेबल होती जाएगी, वो हमारे इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट ले चुके हैं वो उनको हम देना शुरू करेंगे कि वहाँ पे अपने वो एंटरटेनमेंट थीम पार्क, दुबई सस्टेनेबल सिटी का एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑफर आई हुई है, वो हम स्टार्ट करेंगे। सो प्रेडोमिनेटली आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह 1 साल में नजर आनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज इन सारों पे हम एग्जीक्यूशन स्टेज पे आ गए हैं। हमारी प्लानिंग और इसके ऊपर जो टेंडरिंग और वो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। तो 1 साल में इंशाल्लाह आपको इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं सबसे एक्साइटेड नेशनल पार्क के लिए हूँ, बिकॉज जैसे इंशाल्लाह नेशनल पार्क हम ओपन करते हैं पब्लिक के लिए, तो उसमें आप एक चेंज देखेंगे कि उसमें एरिया को हमने कैसे डेवलप किया है। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन विजिट किया है, इस एरिया में सारा का सारा एक वक्त में दरिया के साथ सारा वेस्ट वो फेंका जाता था। उसको सफाई करके हमने पूरी उसको सफाई कराई, उसको डंप किया, फिर वो सारा वेस्ट दोबारा लखोडेर में हमने ट्रांसफर करवाया। लोग बहुत बड़ा लंबा एक स्ट्रेच था वहां तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज वहां से ही ट्रीट हो। तो ये हमारे सारे जो काम है इंशाल्लाह आपको 1 साल में नजर आएंगे और उसको फिर हर साल में हम ये बढ़ाते जाएंगे। इसमें एक रिंग रोड प्लान है ऑलरेडी, लाहौर से एयरपोर्ट मोटरवे इधर से प्लान हुई है जो ऑलरेडी चल रही है, उसकी एक्सटेंशन हम बना रहे हैं। दूसरी साइड पर रोड्स इंप्रूव कर रहे हैं। इंटरनल जो हमारे वाटर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इनिशिएट हो जाएंगे साथ साथ। तो आपको इंशाल्लाह काफी चेंज नजर आएगा 1 साल में। जी बहुत शुक्रिया। समर प्लीज आप सवाल पूछिए। मुस्तफा एक क्वेश्चन सबसे 3-4 लोगों से लेने, क्योंकि टाइम कम है। जी ठीक है जी। समर है, उसके बाद फिर इमरान है, मुसाफिर और आरन। जी समर आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। इमरान साहब ने काफ़ी डिटेल में टेक्निकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। मेरा जस्ट एक कंसर्न है सर, आपने बात की कि सीपेज की वजह से वाटर टेबल इंक्रीज करेगा, तो वाटर टेबल इंक्रीज करने से वाटर ब्लॉगिंग का इफेक्ट नहीं आएगा? मॉइस्चर कंटेंट क्या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन या एक सिटी की कंस्ट्रक्शन को उस तरह से डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? इतना सेफ होगा जितना हम कंसिडर कर रहे हैं या जितनी हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं?
सेकेंडली एक मेरी जो क्वेश्चन है या कंसर्न है, अभी आपने स्टार्ट में बात की कि ये प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट से कुछ लोन और बाकी जो है वो इसी तरह से है, इसको आप लोग अपने ऑन पे कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कल 1 साल के बाद इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या कुछ और होता है, तो ये प्रोजेक्ट को इफेक्ट तो नहीं करेगा? ये तो नहीं होगा दरमियान में स्टॉप हो जाए या कोई और हिंड्रेंस आए? थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें वाटर लॉक का इसमें इशू नहीं आएगा। जो दरिया का स्ट्रेच है वो ऊपर से जब स्टार्ट होता है तो वो डिफरेंट पॉपुलेशन एरिया से भी गुजरता है, पॉपुलेटेड एरिया से भी गुजरता है, वो जंगल से भी गुजरता है। हर जगह के साथ जो उसके बैंक्स हैं वो हमने कवर्ड किए हुए हैं और उस बैंक्स के साथ अपनी प्रोटेक्शन दी जाती है। बिकॉज आपकी जो कंजर्वेशन होती है वो अंडरग्राउंड वाटर, जब आप एक रिजर्वायर बना लेते हैं उससे आपका अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। तो मतलब जो बिल्डिंग्स हैं वो राइट ऑन द बैंक नहीं है, उससे काफ़ी दूर हमारी जो अपने प्लान के मुताबिक और डिज़ाइन के मुताबिक उस एरिया में है जो नहीं होगी, जो मतलब उससे कोई वाटर लॉगिंग है इसका कोई इशू नहीं आएगा। ऑल्दो जो आप चैनलाइज कर देते हैं रिवर वे, वहाँ पे आपको वाटर लॉगिंग के इशू कम आते हैं बिकॉज आपने अपने बैंक सारे प्लान किए होते हैं उसके मुताबिक ही। जो नेचुरल सी होता है उसके साथ आपको वाटर लॉगिंग के फिर इशू ज़्यादा आते हैं अगर आपने उसके बैंक्स प्लान ना किए हैं तो वो ऑलरेडी प्लान है, तो एक तो ये इशू इसमें नहीं होगा। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी या सिटी की वायबिलिटी गवर्नमेंट चेंज होने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस पे रीज़न आना चाहिए कि वो स्लो डाउन हो। एक आपके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ही करती है, हर गवर्नमेंट बाइंडिंग होता है उन पे कि वो उस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हैं उसको फॉलो करें। तो वो भी इंशाल्लाह उससे भी हमें कोई इस तरह के अभाव नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज हमारे पास ज़्यादातर इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो पब्लिक की होगी और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट जहाँ होगी तो वहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है और गवर्नमेंट अगर उसमें स्पेंडिंग नहीं कर रही तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट तभी रुकते हैं जब कोई गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट हो और उसकी फंडिंग कट हो जाए या उसकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए नेक्स्ट गवर्नमेंट की कि वहाँ पे वो फंडिंग नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए इसीलिए हमने ये मॉडल चूज किया है जिसमें उसमें गवर्नमेंट की फंडिंग पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस वजह से इसकी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट है तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे इंशाल्लाह कोई डिस्टर्ब होगा। ऑल्दो मैं ये ज़रूर कहूँगा एज ए डेवलपमेंट एक्सपर्ट कि इस प्रोजेक्ट में पिछली गवर्नमेंट्स भी इंटरेस्टेड रही हैं और उसको अमरी जामा जो पहना है वो इस गवर्नमेंट ने पहना है। तो आई बिलीव सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक गवर्नमेंट, और ये इंशाल्लाह चलने चाहिए हमारी जनरेशन्स के लिए भी, और ऐसे प्रोजेक्ट होती हैं जनरेशन्स के लिए हैं और ऐसे प्रोजेक्ट होती हैं इकोनॉमी के लिए। सो आई डोंट फोरसी एन इशू ओवर देयर। जी थैंक यू। जी इमरान साहब, और उसके बाद मुसाफिर आप सवाल कर लीजिए। जी जी इमरान साहब। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं टेक्सास से बोल रहा हूँ और मैंने 25 साल यहाँ पे काम किया है इन्वायरमेंटल सर्विस ऑफ टेक्सास, स्टेट ऑफ टेक्सास में, विद वेस्ट वाटर और वाटर ड्रिंकिंग वाटर में। मुझे अल्लाह ने मौका दिया दुनिया की सबसे बड़ी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की इंस्पेक्शन उनको रेगुलेट करने का। आज मुझे बहुत खुशी हुई है 70-75 साल के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन्वायरमेंटल इशू पे बात की और आप लोग भी अब कर रहे हैं। इससे पहले ना मैंने कभी ये बातें सुनी थी। मैंने एक दफ़ा गूगल किया कि लाहौर की आबादी, मैं बाय द वे मैं खुद लाहौर से हूँ, मैं लाहौर से गया हूँ, मेरी फैमिली भाई मेरे लाहौर में, मेरा प्रोग्राम है पाकिस्तान इंशाल्लाह आने का मार्च में, और होपफुली आई कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और लॉट ऑफ हेल्प टू यू गाइस। मेरा क्वेश्चन यही है कि आप रेगुलेशन करना, स्पेशली इलीगल इंडस्ट्रीज डाउनस्ट्रीम ऑफ दिस प्रोजेक्ट और अलॉट शेखोपुरा और सब उस इलाके में, और वो सब डंप करते हैं टॉक्सिक्स रिवर में, जो कि इवेंचुअली आपके पास आएगा, और उसको ट्रीटमेंट करना, उसको वेस्ट ट्रीटमेंट से उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना इज नॉट पॉसिबल अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो आप मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम है, मगर आप किस तरह करेंगे ये? मुझे आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि लोग टॉक्सिक डंप ना करें रिवर बेड में और रिवर में, जो इवेंचुअली आपके पास आए डाउनस्ट्रीम। मेरा क्वेश्चन ये है। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई आपसे सुनकर, और थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग द वर्क। आपकी सपोर्ट हमें डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी। मैं यही कहता हूँ हमेशा कि वो हमारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो और हम पाकिस्तान में वो नहीं कर पाते सिर्फ इस वजह से कि विल गवर्नमेंट की नहीं होती, तो तभी हम अपना क्या उसमें कोई जो हमारा रोल है वो हम नहीं करते। इसमें हमने इमरान साहब ये किया है कि इंडस्ट्रियल स्टेट पर जो
ہم نے پلان کیا ہوا ہے اس میں ہم نے 2 قسم کے ٹریٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں. پہلی وہ ٹریٹمنٹ ہے جو ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان کے لیے اپنے ایک ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا رہے ہیں. سو دیر از 2 لیول آف ٹریٹمنٹ دیٹ از ہیپننگ اوور دیئر, اور اس کے بعد آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنا ہم اس کو زیادہ ریگولرائز کر سکیں ان لوگوں کو ہمارے پاس آگے, جس کا ابھی تک مطلب ہماری 6 مہینوں کی ایفرٹ کے بعد کافی پازیٹیو اس میں آیا ہے, اور یہ سارے انڈسٹریلسٹ ہمارے ساتھ ان کی ہی کمیٹی بنا کر انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو بند کر دیں گے. ہمارے پاس ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, اور وہ چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس میں ایک بھی انڈسٹری آپ کے اس میں نہیں آتی ہے, دے کنٹینیو ٹو ڈو سو, تو ہم ان کو اگر نوٹس یا کچھ دیتے ہیں تو یو انڈرسٹینڈ کہ اس کے بہت جلدی اس کے اوپر سٹیز آ جاتے ہیں اور عدالتی وہ شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کا سارا پلان جو ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں. بٹ یہاں پہ اس اتھارٹی میں مقصد یہ تھا, بیکاز اٹس ناٹ اے ٹیپیکل گورنمنٹ اتھارٹی, اٹس ڈیولپڈ بائی پروفیشنلز, دا پیپل پلیسڈ اوور ہیئر, اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس. ہمارا جو واٹر ڈویژن ہے اس میں ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت 7 PhDs ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹری سے ہم نے لیے ہیں, پاکستانی, اور وہ آ کے ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں آن ریگولیٹری سائڈ. کورٹس کا ہمیشہ ہمارے پاس ایک چیلنج رہا ہے, میں ذرا اس کو کینڈیڈلی بھی کہہ رہا ہوں کہ بیکاز بہت سارے ہمارے آپریشنز یا ورکس جو ہیں وہ اس معاملات میں بڑا ڈیلے ہو جاتے ہیں اور وداؤٹ ایون سنے اسٹیز دے دی جاتی ہیں. بٹ ناؤ آئی تھنک گڈ سینس ہیز پریویلڈ. ہمارے پاس جو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے تھرو ہم نے ان انڈسٹری کو ساتھ لے لیا ہے, اور اس میں ہماری بہت بڑی کمیٹی بن گئی ہے جو ہمارے ساتھ اس پہ ایگری ہے کہ وہ ریگولیٹ کریں گے. اس میں کافی انٹرنل جو ان کی اپنی انڈسٹری کی چینجز ہیں جہاں پہ وہ خود اس کو ٹریٹ کریں گے, وہ بھی انہوں نے وہ پلان کیا ہے جو کہ لگائیں گے. اسپیشلی جو ہیزٹس ویسٹ ہے, جو ٹاکسکس یہ سارا پھینک رہے ہوتے ہیں جس طرح بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اتھارٹی انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیول پر ویسٹ واٹر اس کو ٹریٹ کرے گا, اینڈ دین اس کو ہمارے ٹریٹمنٹ پلانٹ جو مین ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے ASP بیسڈ وہاں پہ لے کے جائیں گے. تو یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے ایکسپرٹس اس کو دیکھ رہے ہیں, آلدو اگر میرے پاس ہو سکتا ہے کہ اسپیسیفکلی ویسٹ واٹر بہت زیادہ انسائٹ ان ٹرمز آف ٹیکنیکل نہ ہو, بٹ وہ اس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اگین اٹس آل اباؤٹ دا ول. جیسے ان کی فیکٹری اونرس کی ہمارے ساتھ اگر ول آ جاتی ہے اور وہ اس کو پازیٹیو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے رادر دین تنگ کرنے کے لیے, تو وہ پھر ان کی ول انشاءاللہ اگر ساتھ میں شامل ہو جاتی ہے, دین آئی ایم شیور انشاءاللہ دیٹ از پاسبل. یہ ان آل ایسپیکٹس ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا مسافر, آپ ایک ذرا ویٹ کیجیے گا. منیب کے پاس بین کے پاس کویشچن ہے آسک PTI کاربن کے ہیش ٹیگ سے, اگر وہ 2 کویشچنز کوئکلی پوچھ لیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. عمران بھائی ویسے ہمارا ٹائم 9 بجے تک کا تھا, تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم کنٹینیو کریں اس کو. جی ہم 5 منٹ کر لیتے ہیں کنٹینیو, نو پرابلم. جی 10 منٹس تک اگر کر لیں. جی شور. جی پلیز. جی مبین پلیز کوئکلی, تھینک یو. اچھا میں جلدی سے کوشچن پوچھ لیتا ہوں. ایک کوشچن جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم یہ بنا رہے ہیں گنڈا کو تو ہمیں وولٹن کی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا obvious آنسر ہے کہ یہ either اور تو نہیں ہے کہ ایک بنے گا تو دوسرا نہیں بنے گا. بٹ دس آلسو بیکس دا کوشچن کہ انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ ورٹیکل گروتھ کے اوپر کافی توجہ دی جاتی ہے. تو ہم مبین آپ کی آواز نہیں آ رہی. اوکے جی مسافر آپ کویشچن کر لیں پھر میں میرے خیال میں پہلا پارٹ میں نے سن لیا تھا تو وہ میں آنسر کر لیتا ہوں. اوکے. اچھا دیکھیں جی, وولٹن از فار دا اربن ریجنریشن آف لاہور کے انسائڈ ہمارے پاس کوئی کمرشل ایریا نہیں ہے سچ جو کہ ڈکلیئرڈ کمرشل ایریا ہو. ان ٹرمز آف ہیں کمرشل ایریاز بٹ ناٹ ایک پراپر پلان سے کوئی نہیں. تو یہ پراپرلی پہلا پلان کمرشل بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے جس کی ایک ڈفرینٹ اسکائی لائن ہے, اور اس میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو گلبرگ فیروز پور اس سائڈ پہ ریزیڈینشیل ایریا پہ جو اسٹریس بڑھا ہوا ہے کمرشل کا, وہاں پہ ہم یہ اپرچونیٹی دیں کمرشل ڈسٹرکٹ بنا کر. اگین ہم نے اس کو انشاءاللہ ہم USGB سے اس کی ریٹنگ بھی کروائیں گے کہ اس کی بیس پہ یہ اور ایک سیلف سسٹیننگ ماڈل بنے. اس کا ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا ہے. فرسٹ ایئر میں اتھارٹی کا ٹارگیٹ 100 بلین ہے اور انشاءاللہ اس کو پورا کر رہے ہیں, اور یہ سارا ایک another revenue source ہے فار دا گورنمنٹ. تو وہ وولٹن اربن ریجنریشن یہ جو کمرشل اسٹریس جا رہا ہے ریزیڈینشیل ایریاز پر وہ اس کو کیٹر کر رہے ہیں, ایز ویل ایز ایک ریونیو ہم کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کا ٹورڈز لاہور. اور میرے خیال میں اس طرح کے کمرشل سینٹرز, اس طرح کے بہت سارے ریونیو آرمز ہمیں اور بڑھانے ہیں کہ ہمیں یہ ڈفرینٹ قسم کے لون جو ہم اکانومی پہ لیتے جا رہے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا ملے.
तो ये जो डिफरेंट सोर्सेज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए बनाने के लिए. गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स और भी करने चाहिए कि ये बनाए. So that is one side. Another side over here, ये जो प्लानिंग हमने की है रावी सिटी के लिए, इसमें तकरीबन 40% फॉरेस्ट कवर है. तो दिस इज ऑल वेरी ग्रीन. नंबर सेकंड, जहाँ पे ये मेजॉरिटी जो बन रही है ये सारे वर्टिकल पे हैं. इवन घरों में भी नॉट जस्ट 2 stories बट 3 stories जहाँ पे घर भी बनाए जाएंगे उनको भी अलाउड किया जाएगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस ले सके ज्यादा, बिकॉज हमने प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह की हुई है. वर्टिकल्स को हम लेके जा रहे हैं, वहां पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहे, ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल ग्रोथ पे ही लेके जा रहे हैं. तो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड या एरिया सिर्फ इसलिए आइडेंटिफाई हुआ है कि दैट इज द लैंड यूज प्लान ऑफ द गवर्नमेंट. उसके अलावा बाकी जो वहाँ पे सारी स्ट्रैटेजी है, मेजॉरिटी ऑफ दैट यू कैन से अराउंड 75-76% ऑफ दैट इज ऑल वर्टिकल ग्रोथ. उसमें कोई हमने एक्सपैंड उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं कर रहे. सो ये इमरान साहब आपके लिए, मुबीन साहब सॉरी. जी थैंक यू. जी मुस्ताफिर प्लीज सवाल. जी थैंक यू मुस्तफ़ा. सर मेरा सवाल ये है कि आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि वन विंडो जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी. तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एग्जिस्ट करेगी आपकी वेबसाइट पे, या आपने ये भी सोचा हुआ है कि इसको दूसरी कंट्रीज में कॉन्सुलेट और एम्बेसी लेवल पे एक विंडोज़ बनाई जाएं जहां पर आपके ट्रेंड बंदे बैठे हों जो इन्वेस्टर्स को करेक्ट और ऑन टाइम इंफॉर्मेशन दे सकें. इफ़ इट इज़ इन द प्लान वेरी गुड, इफ़ इट इज़ नॉट आई वुड सजेस्ट फॉर दैट. और दूसरा सर मेरा जो छोटा सा एक सवाल है वो ये है कि आपका लीज टाइम आप कितना ऑफर कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से. बाय द वे मेरा ताल्लुक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है एंड वी आर कंपटीटर्स फॉर GE एंड फिलिप्स लाइटिंग. इफ यू आर प्रोटेक्टिंग विद लॉन्ग ईयर्स लीज टाइम वो कितना है, इफ यू कुड एक्सप्लेन. एंड अगर आप ये भी बता सकें कि पहली 3 जो आप जोन्स बना रहे हैं, I understand there are many zones you guys are working on, लेकिन पहले वो 3 कौन से zones होंगे जो डेवलप होंगे? Thank you very much. अगर हम साथ ही सफीना और होश का क्वेश्चन भी ले लें ताकि इकट्ठा ही रैप अप करते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. सफीना प्लीज. Thank you very much, Azhar Mustafa. Assalamu alaikum, Imran Saab. Imran Saab, I'm going to speak in English because it's my first language, and you please do feel free to speak and reply in Urdu because everybody's listening. Okay, I have a couple of maybe comments or questions, and I apologize if they've been answered already. They are about PR. Do you have somebody allocated to PR? Do you have a visitor and information center on site? This is such a big project, and I have to say I've been on the social media for 10 years now, and I didn't really know about it at all until Khan Saab came, the Prime Minister, and did the clip, and it was suddenly like, wow, this is happening, and we didn't know. So my immediate thoughts were that, well, excited this morning to hear from, I'm part of the social media team, that you were coming to speak on space, and delighted that you're here because there's so many questions that people have asked and will want to ask, because there's so many aspects to the project. It's in an urban area. My question is and concern is that will you please stay or ask your PR company or your PR person to contact local schools and ask school children to come around in groups and show them what is being done, because in particular Khan Saab is passionate about youth in Pakistan and make sure that he connects with them, and particularly he does projects that have long-term effects. Now the children of today are going to be the adults of tomorrow. They need to know what is being done locally. They can't do everything online, and this is a perfect project for our budding engineers, planners, environmentalists. Everything is in here. So please, could you do that if you possibly can, and have a visitor center for people like me, overseas Pakistani, who can come and have a look around. It doesn't have to be massive or have high-tech stuff in there, but give an understanding of what is being done from different angles, so that when children go away and we go away, we know what's going on in Pakistan, and then we can spread the word and show that this is such a good thing.
especially in Pakistan and so other areas, it can be thought about in being done as Safina, well. kindly agar Sorry. Or And the discuss. last thing is, sorry, Azhar, please, Imran Sahib, could you make sure that somebody is handling your social media if you don't yourself, and stay in touch on here so that we can keep projecting the work you're doing, and stay in touch on your social media. Please keep it going. Thank you. Lastly, Hosh, kindly agar aap bhi question uttha दें. थैंक यू। मैं जल्दी से दो बेसिकली क्वेश्चंस हैं। एक ये कि जो जो चीज़ें हम ये रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग लाहौर के अंदर क्यों नहीं हो सकता? व्हाई डू वी नीड अ न्यू सिटी? और दूसरी चीज़ है कि विद द फूड सिक्योरिटी चैलेंज जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, हम अगर प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड एज आई अंडरस्टैंड तकरीबन 100,000 एकर्स इसका पूरा प्रोजेक्ट का जो है वो एरिया होगा, तो इज इट वेरी प्रूडेंट कि जहाँ हम इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं वहाँ हम अपने प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड को यूज करके इस तरह का प्रोजेक्ट, ये कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से बनाए? तो ये मेरे दो सवाल हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। आई हैव एक्चुअली रिटन इट डाउन। राइट, अच्छा जी, सबसे पहले डिप्लोमेट्स या एम्बेसीज की बात हुई थी। यस, हम कनेक्टेड हैं एम्बेसीज के साथ। अभी हमने एम्बेसी में ऑलमोस्ट जो हमारी नॉट ऑल आई से बट जो मेजॉरिटी एम्बेसीज हैं जहाँ पे हम अपने इन्वेस्टर्स या उनके साथ बात कर रहे हैं, हमारा सारा एम्बेसी का स्टाफ जो है इंक्लूडिंग एम्बेसडर्स आर वेरी सपोर्टिव। दे हैव गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि उनके पास होनी चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में। और हमारे पास अभी इन्वेस्टर्स राउट भी हो रहे हैं। हमारे जो इंटरनेशनल रोड शोज हैं वो हमने 4 कंट्रीज में कर ली और अभी हम मिडल ईस्ट और फार ईस्ट में फिर जा रहे हैं, स्टार्टिंग विद कतर, Saudi we have already done, Dubai we have cleared, Abu Dhabi we have done, Malaysia, Singapore and then going on to UK। और वो हमारा सारा एक प्लान है जो हमने बनाया हुआ है। तो we are engaged over there, हमारे पास है और वो हम कर भी रहे हैं साथ साथ। जो जोन्स हम पहले डेवलप कर रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था, उन जोन्स में इंडस्ट्रियल जोन सबसे पहले डेवलप हो रहे हैं जिसमें हम उसको इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हैं। उसके साथ चहारबाग दूसरा जोन है जो हम डेवलप कर रहे हैं, दैट्स मेजॉरिटी रेजिडेंशियल कमर्शियल लो कॉस्ट हाउसिंग एज वेल। इंटरटेनमेंट जोन, इसके अलावा हमारे पास सस्टेनेबल सिटी, दुबई सस्टेनेबल सिटी की तरफ से हमारे पास ऑफर आई हुई है जो कि वो सिमिलर स्टाइल का जोन यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने दुबई सस्टेनेबल सिटी का मॉडल देखा होगा वहाँ पे उनके एग्री, उनका वाटर, सारी कंजर्वेशन अंदर ही वो करते हैं, उसको सेल्फ रिजिलेंट बनाया हुआ है और उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये हमारे 3 जोन है जो आप पहले साल में इंशाल्लाह इसको देख रहे होंगे। इसमें जो आप बता रहे थे कि आप फिलिप्स और उसके हैं, आप पहले साल में इंशाल्लाह इसका हम जो लीड टाइम, बिकॉज ऑफर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, थोड़े ये कोर्ट केसेस और वो चल रहे थे उसकी वजह से स्लो था, बट वी आर लॉन्चिंग दिस इमीडिएटली देन। तो इसमें इंशाल्लाह लीड टाइम 5 से 6 महीने से ज़्यादा का नहीं है। अच्छा, नंबर सेकंड, नाउ कमिंग टू सफीनाज क्वेश्चंस। हमारे पास जो एक प्लान हमने बनाया है, दैट्स नॉट जस्ट अ सोशल मीडिया और अ मीडिया प्लान। The plan is that we want to bring Ravi to the city. We want to bring all the happiness, all the things, even small or big, that were associated with this. और वही हमारा सबसे बड़ा एक बेनिफिट या एक प्रोडक्ट होगा जो कि हम दोबारा बता सकेंगे। फॉर इंस्टेंस, मार्च में इंशाल्लाह वी गोइंग टू ब्रिंग द रावी फेस्टिवल जो कि यहाँ होता था लोकल्स के लिए, लाहौर के लिए, रावी के साथ जो गाँव हैं उनके लिए, but that has stopped for a number of years. रावी फेस्टिवल को हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। दिस इंशाल्लाह will be happening every spring. उसके अलावा हमने अपनी डिफरेंट, जैसे कमरान की बारादरी है इधर, एक बड़ी अच्छी साइट जो कि बिल्कुल तबाह हो गई है विद नो मेंटेनेंस, हम उसको दोबारा रिवाइव करवा रहे हैं। So we are actually bringing all these things to life back again, the things that were associated. ये रावी से लाहौर था, लाहौर से रावी था और ये दरिया एक पहचान है, तो रावी को दोबारा लाना, this is one of the biggest challenge which we have and inshallah we are doing that. तो उसके साथ एक तो ये एक एक्सरसाइज हो जाएगी because you are bringing all that things that were associated with this city, with the river Ravi, we are bringing them back. साथ साथ यूथ के लिए जिस तरह बता रहे हैं, हमने ISC के साथ जो कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात है उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया है और वो अपने टीचर्स और हमारे साथ जाके डिफरेंट मॉडल स्कूल्स में इन बच्चों के साथ हमारे इंटरेक्टिव सेशंस ये हमने प्लान किए हैं, यूथ के साथ प्लान किए हैं, डिफरेंट यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ प्लान किए हुए हैं। सो वी आर डूइंग दैट। जो इन्फो सेंटर की आप बात कर रही हैं,
हम एक डेवलप कर रहे हैं इंफो सेंटर जहाँ पे पूरा सिटी का प्लान भी रखा जाएगा और जोन्स भी रखे जाएंगे कि वहाँ पे लोग आके फिजिकली उसको देख सकें और वहाँ पे क्वेश्चन कर सकें. सो दैट वी आर ऑलरेडी इंशाल्लाह डूइंग. बाय जून दिस विल बी एक्टिव. और हमने ये रावी के मकाम पे ही रखा हुआ है जहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे ही हमने रखा हुआ है कि जहाँ पे इजी एक्सेस हो, वहाँ पे लोग आके देख सकें. सो इंशाल्लाह दीज आर थिंग्स दैट आर इन प्रोग्रेस. Again, because it's the first year of the existence of the authority, so all these are plans which are coming in now to life. और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम promote भी करेंगे और social media पे उसको advertise भी करेंगे. अच्छा, next I come to the questions, very relevant questions. Why do we need new city? मेरे ख्याल में इसको मैंने पहले explain किया था. लाहौर के ऊपर आप infrastructure stress और नहीं बढ़ा सकते. अब जैसे लाहौर की जो प्लानिंग हुई है उसमें आपको एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूँ for your understanding. So if there is a street that is planned for 500 people और उसमें वहाँ पे 50 घर हैं for example, तो अब आप स्ट्रीट पे अगर 50,000 या 5,000 लोग डाल देंगे वहाँ रहने के लिए तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्ट्रीट नहीं उठा सकती बिकॉज उसका स्ट्रेस ही नहीं था. लाहौर में आपके डिफरेंट जो रेजिडेंशियल एरियाज अब कमर्शियल हो गए हैं उसका रीजन यही है आपकी वाटर स्कैसिटी, आपका पोल्यूशन, बिकॉज वहाँ पे एक एरिया रिक्वायर्ड है एक सिटी का जिसमें पॉपुलेशन आप रख सकते हैं. सो दैट डजंट मीन कि आप सिटी को अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं की हुई उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस उससे ज्यादा नहीं कर सकते. लाहौर वाज नेवर प्लान्ड एज अ वर्टिकल सिटी. आप उसमें अर्बन जनरेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को तो देख सकते हैं उसको बनाने के लिए बिकॉज वो फैसिलिटेट कर रहे हैं आप उस इकोनॉमिक ग्रोथ को. बस ओवरऑल सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त तक आप नहीं अपग्रेड कर सकते जब तक आप उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे. 1 नंबर 2 या नया अर्बन सेंटर नहीं देंगे. एक्सपैंड अब आप और कर नहीं सकते. एक तो आप ऑलरेडी बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और अनप्लान्ड पहुंच गए हैं. तो जो लाहौर की अभी रीमास्टर प्लानिंग हो रही है वो भी एक एक्सरसाइज है जो एलडीए कर रहा है, वो इसी बेस पे कर रहा है. नया अर्बन सेंटर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है. फॉर इंस्टेंस अगर आप लाहौर को एक्सपैंड भी कर देते हैं तो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज, आपके कोर्ट्स, आपके ये डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो एक सिटी के एक सेंटर में ही होते हैं. सो अगेन अगर लाहौर का एक बंदा जो अभी भी फॉर इंस्टेंस एक फार एंड पे आप अगर समझे कि बहरिया में रह रहा है और हर रोज वो ट्रेवल कर रहा है सेंटर ऑफ द सिटी में जस्ट फॉर हिज ऑफिस और एनी अदर वर्क, एनी कोर्ट वर्क, एनी ऑफिस वर्क, तो उसको फिर भी ट्रेवल करना पड़ रहा है. तो उसको एक्सपैंड करने में आप इतना एक्सपैंड नहीं कर सके कि आपका सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक ही जगह में है और आप एक्सपैंड करते जा रहे हैं तो आपको स्ट्रेस हमेशा उसी तरह ही रहेगा. आप चाहे जितने भी अंडरपासेस बना लें, फ्लाईओवर्स बना लें, बट यू विल स्टिल हैव दैट. सो नया अर्बन सेंटर से ये हो जाता है जिस तरह अगेन आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ पिंडी एंड इस्लामाबाद. दे बोथ हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स इन देयर इन दैट सिटी. अगर इस्लामाबाद के कोर्ट्स हैं तो वो डिफरेंट है. अनलेस आपका कोई काम नहीं है तो इस्लामाबाद प्रोवाइड उनके रेजिडेंट्स में उनके सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वर्किंग सारी उधर ही है. तो इसी वजह से इट्स इजी एंड इट्स कम्यूटेबल देन कि आप उसमें जा सकते हैं. इंटरनेशनली 1 से 1.5 किलोमीटर में होना चाहिए आइडियली आपकी वर्क स्पेस, आपका घर कि जहाँ पे आपका पोल्यूशन को आप कंट्रोल कर सकें. अगर हम तकरीबन उसको 3 किलोमीटर पे भी रखें फिर भी अच्छा है. तो इमेजिन कि लाहौर में हमारे पास क्या उसका रेडियस है इस वक्त. तो इसलिए एक नया प्लान सिटी जो कि एक तो वर्टिकल बेसिस पे हो और ग्रीन उस पे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नया अर्बन सेंटर बनाया जाए. अच्छा, फूड सिक्योरिटी के एलिमेंट, ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमने यहाँ पे डिफरेंट एग्री फार्म्स बना रहे हैं. देखिए हम जो ग्रीन और ब्राउन जोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका रीजन यही है कि यहाँ फूड सिक्योरिटी को देखा जाए. अब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं. अगेन सेइंग कि इस एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते वो 5 साल में वैसे भी खत्म हो जानी है बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैपनिंग. 27% ऑफ द एरिया इज ऑलरेडी कवर्ड. आप एक नया लाहौर बना रहे हैं जो कि अनप्लान्ड होगा कंप्लीटली विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी प्लानिंग, और वहां पे फॉरेस्ट कवर प्रॉब्ली 1% भी आपके पास ना हो. और उसके साथ एग्रीकल्चर की ये जमीन जो है वो वैसे भी खाई जा रही है. आप खुद गूगल मैप से देख लें, आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है और आपको उसका नजर आ जाएगा कि किस तरह वहां पे पॉपुलेशन फैली है. 2015-2016 में क्या थी और अभी 5 साल में क्या इफेक्ट हो गया उसका. तो हमने यहाँ पे एग्री फार्म्स रखे हुए हैं. उस एग्री फार्म्स में हमने वर्टिकल फार्मिंग एक स्वीडिश कंपनी के साथ हमने MOU किया है जो उन फार्मर्स को ट्रेन भी करेगी और वर्टिकल फार्मिंग और उनको हाइड्रोपोनी पे लेके जाएगी और वहां पे उनको सपोर्ट करेगी इस एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारे. तो हमारे इस शहर में हमने एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, वाटर, इस सारे एस्पेक्ट्स को देखा है. सो इट्स नॉट अ सिटी विद ऑल द हाउसेस एंड बिल्डिंग्स ओवर देयर. द सिटी will have its own components which includes the food security aspects, which includes different water ke wo entertainment, waterfront,
एक ओपन कैरेक्टर रखा है हमने इस सिटी का. 40% अगर हम ग्रीन कवर कर रहे हैं, so it's only 60% of coverage, and that again in vertical aspect shows कि ये एक green और complete smart city है. So I believe I've answered all the questions that was asked. Anything agar missing, तो inshallah we can plan another session as well. I'll try to be more active on this front over here on Twitter as well as on other social media handles. हमारी वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. इसके अलावा अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन है, वी हैव गॉट अ कंप्लीट कमर्शियल एंड पीआर टीम हु इज अवेलेबल ओवर देयर, जिसको हम अभी और भी एक्टिवेट कर रहे हैं कि वो आपके क्वेश्चन आंसर्स और आपको बता सके प्रोजेक्ट के बारे में, रावी सिटी के बारे में, हमारे प्लान्स के मुताबिक. बट इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे टू गिव यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन. And let's stay in touch. God bless you all. Thank you very much for this very interesting session. And inshallah, I'll be talking to you again soon. थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, आपने सारे क्वेश्चंस के बड़े डिटेल में आंसर्स दिए और इंशाल्लाह अगर कोई और भी क्वेश्चंस हो गए तो हम फ्यूचर में इंशाल्लाह आपके साथ एक और सेशन रखेंगे. जी, sure, please do. Thank you very much, Azhar Saab. Thank you very much.